बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सबसे आगे भी कहेंगे आपको खुश आमदीद। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। आज जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मैंने बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के देखे। वैसे तो रोज़ ही देखते हैं, लेकिन समटाइम्स होता है ना कि आप का दिमाग जो है ना वो एक चीज़ पर फोकस हो जाता है। बहुत सारे लोग मुझे नज़र आए जो अपने कामों की तरफ जा रहे थे। मैं खुद क्योंकि इस शहर के अंदर परदेसी हूँ तो मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोग जो है ना वो मोस्टली परदेसी ही हैं। इस्लामाबाद को आपको पता है वैसे भी कहा जाता है कि ये परदेसियों का शहर है। तो परदेसियों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है कि अपने घरों से दूर होते हैं, खाने पीने का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता, अपने अपने सारे काम जो है वो खुद करने हैं। ये मैं इसलिए महसूस कर सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी अपने घर से दूर रहती हूँ। सब काम आपको खुद से ही मैनेज करना पड़ता है। घर से दूर एक घर बसाना पड़ता है। तो वो तमाम परदेसी जो अपने घरों से दूर काम कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको मेरा सलाम है। मैंने सोचा कि आज आगाज़ जो है ना हम इस चीज़ से कर लेते हैं। लेकिन मज़े की चीज़ ये होती है कि परदेसी जो है ना उनके लिए बड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है जैसे जैसे ईद का वक्त करीब आता है या फिर कोई भी छुट्टियों का वक्त करीब आता है, क्योंकि वो घर जा रहे होते हैं। अगर आप अपने घर में ही रह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो वो ठीक है, अच्छा है, पूरा वक्त जो है ना आपको मिलता है अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का। लेकिन अगर आप घर से दूर रहते हैं तो वो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं एक चीज़ को महसूस करती हूँ क्योंकि मैं खुद काफ़ी अर्सा अपने घर से दूर रही हूँ इससे पहले भी, कि आपको अपने घर वालों की कदर, अपने शहर की कदर, अपने घर की कदर जो है ना वो घर से दूर रह कर ही आती है। आपको पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहरहाल जी, आगाज़ हमने किया कि तमाम परदेसी उनको सलाम। आई होप आपकी तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी। टिकट्स वगैरह जो है ना अपने घर जाने के लिए आपने मुकम्मल कर लिए होंगे, उनका इंतज़ाम कर लिया होगा और ईद की तैयारियां जो है वो भी ज़ोरों शोर से जारी होंगी। लेकिन ईद से पहले कराची के अंदर जो कुछ सिचुएशन पिछले 3-4 दिन से मैं कहूँगी चल रही है कि वहाँ पर ज़लज़ले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब ये स्टोरी हमारी किसी ना किसी हद तक रिलेटेड तो ज़लज़लों से ही है, लेकिन वो हमारा एक अलग सेगमेंट होगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन कराची में हुआ ये है कि ज़लज़ले के झटकों के दौरान मलीर जेल जो है उसकी दीवारों में दरारें पड़ी और उससे 216 कैदी, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक कुछ तो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि 216 से ज़्यादा कैदी हैं जो जेल तोड़कर फरार हो गए हैं। जी हाँ, सुपरिटेंडेंट जेल जो है उनके मुताबिक ज़लज़ले के 600 से ज़ायद कैदियों को बैरिक से बाहर रखा गया था क्योंकि ज़लज़ला आ रहा था तो उनको भी महफूज रखना है। तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जैसे ही ज़लज़ला आए तो आपने ऐसी जगहों पर चले जाना है जो महफूज हों या फिर खुली हों, या फिर अगर बिल्डिंग में है तो आपने बाहर आ जाना है। इसी तरह से कैदियों को भी बाहर रखा गया था। इसी दौरान 216 कैदी जो हैं वो फरार हो गए और इनमें से अभी तक कहा जा रहा है कि तकरीबन 80 के करीब दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 130 से ज़ायद कैदी ताहाल मफरूर हैं। कोशिश की जा रही है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि उनको किसी न किसी तरीके से दोबारा से हम जो है ना वापस लेकर आ सकें और वापस उनको गिरफ्तार कर सकें। अफसोसनाक खबर यह है कि में एक कैदी जो है वो हलाक हो गया और 3 ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि 2 FC एहलकार और 2 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। तमाम ज़ख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और फ़रार कैदियों की तलाश जो है ना वो भी इस वक्त जारी है। अच्छा, बयानात भी आना शुरू हो गए हैं। ये बहुत ही बड़ी खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है। इस सिलसिले में पूरी इंतज़ामिया या फिर जितने भी हम वजारतें कह लें वो एक्टिव हो गई हैं और इसके ऊपर बात करना शुरू हो चुकी हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार जो हैं उन्होंने ये कहा है कि कैदियों के फ़रार होने की इत्तला जैसे ही उनको मिली वो पहुंच गए मलीर जेल और कहा कि गेट और दीवार की जानिब से कैदियों के फरार होने के शवाहिद मिले और फरार होने वाले जो कैदी हैं उनको हाई प्रोफाइल कैदी उन्होंने करार नहीं दिया, बल्कि ये ऐसे कैदी हैं जो कि घरों पर छापे मारे जाएंगे या फिर छोटे मोटे जुर्म जिनके थे जो यहाँ से भाग गए। अब उन्होंने कहा क्या, ज़रा वो सुन लेते हैं। प्रिजनर्स हैं वो उनको पैनिक हुआ है, उसकी वजह से वो वहाँ से भागे हैं और गेट पर आकर जमा हुए हैं। उसकी वजह से 500-700 हज़ार के करीब लोग जो है एक जगह जब मॉब हो जाए तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये वज़ीर दाखिला सिंध जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गए थे, जिसके बाद उन्होंने ये बात की है और कंसर्न भी नज़र आ रहे थे। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट भी है, बड़ी अहम खबर भी है। इस तरह से अगर कैदी फरार हो जाते हैं तो रियासत के ऊपर बड़ा सवाल भी हो जाता है। अच्छा जी, एडिशनल IG सिंध जो है गुलाम नबी मेमन, उन्होंने भी मलीर जेल का दौरा किया और कहा कि जेल में ज़्यादातर मुनशियात के कैदी हैं, कमेटी बना दी गई है और वाक़ई की मुकम्मल तहकीकात भी की जा रही हैं। उन्होंने क्या कहा गुलाम नबी मेमन साहब ने इस बारे में, वो भी सुनते हैं। अब तकरीबन सब इस वक्त तो अंडर कंट्रोल है सिचुएशन। जो इनमेट्स हैं, कैदी हैं, वो सब बैरक्स में बंद हो चुके हैं, सब अपने अपने बैरकों। ठीक है जी, गुलाम नबी मेमन साहब की गुफ्तगू भी आपने सुन ली कि वो क्या कह रहे हैं और तमाम अहम हुकाम जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे और इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है।
कहाँ तक पहुंचा है सर्च ऑपरेशन और हमारे रिपोर्टर्स जो फील्ड में मौजूद हैं उनके पास क्या इत्तलात आ रही हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या आ रही हैं। हमारे नुमाइंदे आरिफ जो हैं, मोहम्मद आरिफ, वो मलिर जेल के बाहर मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा जानते हैं कि उनके पास इस बारे में अभी तक क्या अपडेट्स आई हैं। आरिफ, क्या हुआ है अभी तक, किस तरह से कैदी फरार हो गए और अभी तक कितने जो हैं वो वापस गिरफ्तार किए जा चुके हैं? सर्च ऑपरेशन के दायरे के बारे में बता दें, कितना वसी है? जी देखिए, इससे कबल कोई इस तरह का वाक़या हमने ना सुना ना देखा कि इतनी बड़ी तादाद में कैदी जो है वो जेल तोड़कर फ़रार हुए। 216 जिस बात की तस्दीक जेल सुप्रिटेंडेंट ख़ुद ने जो है वो की है कि 216 कैदी जो है वो यहाँ से जेल तोड़कर फ़रार हुए। और उसके अलावा सर्च ऑपरेशन मलिर पुलिस की एक अच्छी कारकर्दगी इस तमाम तर वाक़े में ये थी कि फ़ौरी तौर पर जो है वो उन्होंने कार्रवाई शुरू की और एतराफ़ के इलाके और जो कि साथ के जितने भी इलाके उनमें सर्च ऑपरेशन रात ही शुरू कर दिया था। मुख्तलिफ थाने की पुलिस ने जो है वो अब तक कैदियों को जो है वो गिरफ्तार करके दोबारा से जेल मुंतकिल कर दिया है। इस वक्त भी मुख्तलिफ थानों से जो है वो बसों के ज़रिए और इसके अलावा दीगर मोबाइल और गाड़ियों में जो है वो कैदियों को जेल मुंतकिल किया जा रहा है। 2 ज़ख्मी जो इस तमाम तर वाक़े में कैदी हुए थे उन्हें भी तिब्बी इमदाद के बाद थाने मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मज़ीद 3 मुलजिम जो कैदी जो थे वो इस वक्त भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अफसोसनाक ख़बर यह है कि फ़रार होने के दौरान एक कैदी जो है वो गोली लगने से हलाक हुआ है, जिसकी लाश जो है वो जिना हॉस्पिटल में मौजूद है। अब तक उस कैदी की शनाख्त जो है वो नहीं की जा सकी है। जेल हुकाम तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है वो इससे अनाउंस करेंगे कि इस कैदी का नाम क्या है और इससे किस जुर्म में जो है। अच्छा आरिफ, हुआ क्या, ज़रा ये बताइएगा, कुछ क्लैरिटी आई है? क्योंकि कुछ हुकाम ये कह रहे हैं कि दीवारें नहीं टूटी थी ज़लज़ले की वजह से, बल्कि गेट तोड़कर फरार हुए थे ये सारे कैदी। कुछ कह रहे हैं कि ये दीवारों में दरार पड़ गई थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में कैदी फरार हो गए। इसके बारे में कुछ क्लैरिटी आई है? कुछ इन्वेस्टिगेट हुआ है अभी तक कि हुआ क्या था? देखिए, इब्तिदाई तौर पर मुख्तलिफ बयानात जो है वो तमाम हुकाम की जानिब से आ रहे थे। जिस तरह से उन्हें मालूमात फराहम की जा रही थी, इसी तरह से मीडिया और दीगर लोगों को कन्वे किया जा रहा था। लेकिन अब जो है वो कई घंटों की तहकीकात के बाद जो जेल सुप्रिटेंडेंट है अरशद शाह साहब जो है वो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि किसी किस्म के दीवार गिरने की जो है वो इतला नहीं थी। दर्रारें ज़रूर जो है वो ज़लज़ले के दौरान जो है वो चंद दीवारों को पड़ी है, लेकिन गुज़श्ता रात जो 11 बजे एक ज़लज़ले का झटका जो है वो मलिर के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किया गया। उस दौरान जो कैदी बैरिक के अंदर मौजूद थे, जो बैरिक नंबर 4 और बैरिक नंबर 5 है, उन तमाम कैदियों को जो कि सर्कल एरिया है वहाँ पर मुंतकिल किया गया ताकि उनके जानों को जो है वो महफूज बनाया जा सके। उसी दौरान जो है वो इन कैदियों ने इससे तमाम तर मौके का फ़ायदा उठाया और जो सर्कल के करीब दरवाज़ा था उसे धक्का दे के जो है वो तोड़ने की कोशिश की। तकरीबन 600 कैदी थे जिन्होंने उस दरवाजे को तोड़ा, जिसके बाद पुलिस का दफातर वाला एरिया आता है, उसके बाद भी एक दरवाज़ा वहाँ पर कायम किया गया है जहाँ सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है। अच्छा आरिफ, अब ये हाँ मामला जो है ये बहुत बड़ा मसला अब सामने आ तो गया है। जैसे आपने खुद ही कहा कि इस तरह की खबर हमने पहले सुनी नहीं कभी, लेकिन अब ये सामने आ गया है और इस मसले का पता भी चल चुका है, तो हमें कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर भी बात कर लेनी चाहिए। 6000 के करीब यहाँ पर कैदी हैं और इनको संभालने के लिए जो पुलिस एहलकारों की तादाद है, मैंने सुना है कि वो सिर्फ चंद सैकड़ों में है, बहुत ही कम है। 250 से 300 के दरमियान है। ये अगर कंफर्म कर दीजिए आपकी कितनी तादाद है एहलकारों की, इसके ऊपर कोई काम किया गया है या कोई प्लानिंग में है, पाइपलाइन में है कि ये एहलकारों की तादाद यहाँ पर बढ़ाई जाएगी? पुराना नाक़िस वही दौरे कदीम का सिस्टम जो है वो इस जेल में भी मौजूद है। सिक्योरिटी के जिस तरह से दीगर जेलों में इंतज़ामात किए जाने चाहिए, इस तरह से इंतज़ामात यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। IG सिंध जो है वो अब से कुछ देर कबल सुबह सवेरे ही यहाँ पर पहुँचे थे। उनका भी यही कहना था कि अगर इन तमाम तर जो वाक़ये में ज़लज़ले के अलावा अगर किसी की नेगलिजेंसी होगी तो उसके ख़िलाफ़ भी तहकीकात की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। तहकीकाती कमेटी जो है वो बना दी गई है जो कि इन तमाम तर वाक़े की तहकीकात करेगी। वाक़े के फ़ौरी बाद जो है वो रेंजर्स पुलिस के साथ जो है वो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो अंदर दाखिल हुए थे। इस मसले पर इस पॉइंट के ऊपर किसी ने कोई कंसर्न शो किया है या फिर कोई किसी ने बात किया है कि यहाँ पर कम तादाद है, ये भी तो एक तरह से नेग्लिजेंस ही है?
जी देखिए 6000 की तस्दीक हुई है कि 6000 कैदी जो है वो इस मलीर के जेल में कैद है, जिनमें मंशियात, गैर कानूनी असला और इसके अलावा दीगर जो वारदातें उनमें मुलविस मुजरिम यहाँ पर लाए जाते हैं। 6000 अफराद के लिए जो है वो जो 6000 कैदी उनके लिए 2500 एहलकार, जिनमें FC के एहलकार भी शामिल हैं। पहले हिस्से में जो है वो पहले, दूसरे और तीसरे हिस्से में पुलिस की नफरी जो है वो सिक्योरिटी इनको फराम करती है, जबकि चौथे हिस्से में जो है वो FC के एहलकार मौजूद होते हैं। और उसी दौरान जब ये 3 बैरियर जो है वो तोड़ के कैदी FC के करीब पहुंची है, तो FC के एहलकारों ने उस दौरान फायरिंग की है। इसी दौरान जो है वो 2 FC के एहलकार जख्मी हुए और 2 पुलिस एहलकार जो है वो इस वाक़े में जख्मी हुए। आला हुकाम की जानिब से तहकीकात के दावे किए जा रहे हैं रवायती तरीके से कि इस तमाम तर वाक़े की तहकीकात हम उम्मीद तो रख ही सकते हैं ना आरिफ, हम उम्मीद रख सकते हैं कि सिर्फ ये दावे ना हो बल्कि इनके ऊपर वाकई में इन्वेस्टिगेट किया जाए, तहकीकात की जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ हमारे साथ मौजूद जेल के बाहर से। और दिस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कि इतनी कम तादाद क्यों है यहाँ पर नफरी की या एहलकारों की, जो कि जिन्होंने कंट्रोल करना है हज़ारों की तादाद में कैदियों को। अगर नहीं होगा, इसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा, तो फिर इसी तरह के वाक़यात जो है ना वो हमें सुनने को मिलते रहेंगे। आरिफ हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे कराची मलीर जेल की सूरत हाल के बारे में। अब हम कुछ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है जो लग रहा है हुकूमत तो कॉन्फिडेंट है कि वो मैनेज कर लेगी, लेकिन PTI कह रही है कि हम अब इस तरह का एहतजाज करेंगे कि वो मैनेजेबल नहीं होगा इस हुकूमत के लिए। इससे पहले भी हम बात करते रहे हैं कि PTI की जानिब से अब ये ऐलान किया गया है कि एक और एहतजाजी तहरीक होगी, जिसका दायरा जो है वो मुल्क भर के अंदर फैलाया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान आया, इसके ऊपर वो कहते हैं कि PTI वाले तहरीक की कॉल देंगे तो उनके कुछ लोग कानून को हाथ में लेंगे और धर भी लिए जाएंगे। बड़ी प्रेडिक्शन उन्होंने की है। पिछले साल की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि PTI ने 24 नवंबर को तारीख दी थी और कहा था कि ना उनकी सलाहियत है और ना ही उनकी तैयारी। अब 10 मई हो गया, इसके बाद ये 2 साल गुजर जाएंगे। ये ख्वामखा अपने और कारकुनों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब को मैं कोट कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कहा है कि आएँ, हमारे साथ बैठें, मिलकर मसाइल पर बात करते हैं। लेकिन PTI जो है ये करने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी तहरीक का ख़तरा खुद PTI को होगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ऐलान के बाद सियासी मैदान में कुछ हलचल मचने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुआशी मैदान में काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। और उनका कहना है कि हालिया मुस्बत मुआशी इशारे जो हैं वो हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त होने का सबूत देते हैं। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब। उनकी तरफ चलते हैं और तज्ज़िया लेते हैं कि वो कैसे एनालाइज़ करें सारी सिचुएशन को। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो एक मरतबा फिर से अब PTI आई है मैदान में और ऐलान किया है कि हम दोबारा एहतजाज करेंगे, लेकिन सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं होगा, पूरे मुल्क के अंदर होगा। कोई नई स्ट्रैटेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप PTI की तरफ से, या कोई नया नतीजा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तहरीक का, एहतजाज का? देखिए, एहतजाज तो हर सियासी जमात का हक है और वो PTI का भी है। वो एहतजाज किस किस्म का करते हैं, वो 26 नवंबर को जिस तरह का एहतजाज करके उन्होंने देखा और अब उसके काफ़ी अरसे के बाद, पहले ये कह रहे थे ईद उल फितर के बाद हम तमाम सियासी जमातों के एहतजाज करके मिला के और फिर मिल के एहतजाज करेंगे। वो तो इनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। वो सियासी जमातें सारी, वो नेशनल एजेंडा पता नहीं कहाँ गया। अब ये सोलो फ्लाइट पे हैं। और जो खान साहब कहते थे जेल में कि कोई बात नहीं, मौलाना फजलुर रहमान को बता दें कि हम बड़े पार्टनर हैं, अगर वो नखरे करें तो बिल्कुल छोड़ दें उन्हें। और साथ ही ये भी जवाब नहीं दिया कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो पॉइंट्स बताए थे कि आप पहले हमें उन्हें क्लियर करें तो फिर हम आपके साथ इत्तेहाद की सोचेंगे, वो तो जवाब गया ही ना, बल्कि बहाने करते रहे कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। और हर हफ्ते पार्टी के चेयरमैन जो और सेक्रेटरी जनरल और बाकी लोग मिलते रहे। बाद में बैन लगा कुछ लोगों पे, लेकिन जवाब ना देना था ना दिया। अच्छा, अब अचानक उन्होंने एहतजाज का प्लान का किसके जिम्मे काम लगाया जी? सेनेटर अली जफर के जी। अब आप अंदाजा करें, अली जफर साहब ने ये नहीं कहा कि मैं जाके सियासी क़यादत से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि ये मेरे जिम्मे लगाया और मैं खान साहब को प्लान बना के अगली मुलाकात में उनके हवाले कर दूंगा और खान साहब जेल से करेंगे। अच्छा, आपको और हमें नहीं पता कि जेल में जब अथॉरिटीज ने चाहा इनकी मुलाकातों पे पाबंदी लगी तो क्या ये पाबंदी खत्म करा सके थे? जब खान साहब की हिदायत बराह रास्त नहीं आएंगी तो इनकी पार्टी के अंदर तो पहले ही बहुत ग्रुप मौजूद हैं, तो कौन मानेगा कि खान साहब ने एहतजाज के लिए क्या फाइनल दिया था और किसके हवाले किया था? आपको याद होगा बेगम बुशरा जमानत पे ही थी और फिर उन्होंने लीड किया और 26 नवंबर का वाकया हुआ, जब सारे लोग समझा रहे थे कि आप संजानी रुक जाएं,
लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने वहीं जाना है। और उसके बाद से ये एहतजाज अब कुछ 6-8 महीने के बाद दोबारा करवट ले रहा है कि हमने तो एहतजाज राना करना है। साहब, और अब पिछले हम दिनों एक और कुछ और खबरें भी चल रही थी, कुछ बाज़गश्त के कोई डील भी चल रही है, बातचीत भी हो रही है, कुछ जो है पसे पर्दा हम कह लेते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वाकई में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से अब ये एहतजाज की कॉल दी गई है? देखें, जब 26 नवंबर था तो बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गौहर, ये सब लोग राब्ते में थे और कहा जा रहा था कि आप लोग रुक जाएं। इमरान खान साहब से बात इन्हीं के लोगों ने बताई कि एक बयान देना था उन्होंने, जो आखिरी वक्त में उन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से ना एहतजाज रुका और 26 नवंबर का सानिया हो गया और फिर सब कुछ रुक गया। फिर खान साहब की ही हिदायत पे अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर साहब और बैरिस्टर गौहर ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते किए। अच्छा, जाहिर है कि वो आर्मी चीफ से भी मिले थे और पब्लिकली वो वीडियो भी आ गई थी कि हाँ, एक सलामती का इजलास था पेशावर में जिसमें ये सारे लोग मिले थे। उसके बाद बातचीत बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे गई। कल मैं एक प्रोग्राम में था जहां फैसल फरीद जो वकील है इमरान खान के, उन्होंने कहा कि 19 मई को लाहौर से एक खातून की जमानत होना थी जो ना हो सकी। तो सबका ये वहाँ पैनल में मौजूद लोगों का इत्तेफाक राय था और वो मुस्कुराते रहे कि वो यास्मीन राशिदी हो सकती हैं कि उनका बहाना करके बीमारी की बात बता के अदालत से जमानत ली जा सकती है। लेकिन वो ये बात नहीं बता सके कि अगर ये शर्त थी तो दूसरी तरफ से वो जवाबन क्या आयद किया गया था। मतलब कोई इस्टेब्लिशमेंट घुटनों के तो बल नहीं आई थी, वो खान साहब की हिदायत पे इनके लोग जाके मिलते थे इस्टेब्लिशमेंट से कि रास्ता बनाएं जी, बातचीत होनी चाहिए। अच्छा, फौज का तो एक जवाब पब्लिक में DGI-SPR की सूरत में मौजूद है कि आपको 9 मई पे पब्लिकली माफी मांगनी होगी, अपने आपको आइंदा के लिए हल्फ देना होगा कि ये काम नहीं करेंगे और सियासी हुकूमत से जाके आप बातचीत करेंगे। हाँ जी। अब जब ये लास्ट मुलाकात होती है जिस दिन फील्ड मार्शल अनाउंसमेंट हुई थी, बैरिस्टर गौहर, अली जफर और सलमान अकरम राजा गए थे, तो वहां पे ये इस तवक्को से गए थे कि खान साहब अप्रूवल दे देंगे कि हम हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने एकदम फिर हमेशा की तरह यू टर्न लिया और कहा कि मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। अच्छा, जब वो मायूस हुए फिर ख्याल ये था कि अली अमीन गंडापुर मना लेंगे। 2.5 घंटे अली अमीन गंडापुर मिले, वो जीरो रहे। अब तो आ गई बात के बेगम बुशरा और आर्मी चीफ की जब बतौर DGI सही तैनाती थी, उसके वाकयात पे आ गए खान साहब और बात आगे चली गई कि बातचीत तो बहुत दूर की बात है, अब अगले इकदाम शुरू हो चुके। बात आगे आते आते ना अब आ चुकी है कि दोबारा से कॉल दे दिया है तहरीक की। अब ये जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, राना साहब, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसको PTI इसको एक धमकी की तरह ले या फिर क्या समझे कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि PTI के लोग आएंगे, फिर ये कानून को हाथ में लेंगे और फिर धर लिए जाएंगे। क्या समझे PTI इनको, इन बयानात को? नहीं, देखे, PTI के लिए जब तक ये 9 मई वाला मामला साफ नहीं होता, उनके लिए एहतजाज की राहें मसदूद रहेंगी। ये इंतजामी फैसला है, ये रियासती फैसला है। और राना सनाउल्लाह ने जहां वो बार बार बात करते हैं कि PTI के साथ सियासत भी होनी चाहिए, उनको रास्ता मिलना चाहिए, वहां वो PTI को जहां समझाते हैं वहां हकायक भी बताते हैं। तो ये राना सनाउल्लाह ही वजीर दाखिला थे जब लाहौर में काम शुरू हुआ था और ये पंजाब उसके बाद से एहतजाज के लिए निकल ही नहीं सका। तो पंजाब में एहतजाज के लिए आलिया हमजा को लाए थे, तो आपको पता है कि इनके अपने लोगों ने उनके साथ तारपेडो मारा और उनको उस सरबराही से हटा दिया, जो फिर इमरान खान ने दोबारा बहाल की है। वरना उनकी चीफ राना साहब फोर्स ही क्या कर रहे हैं? सॉरी टू कट यू, फोर्स ही क्या कर रहे हैं इस मर्तबा? स्पेशली पंजाब वाली साइड से अगर हम बात करें, लोग निकलेंगे स्पेशली 26 नवंबर वाली जो एपिसोड हुई थी उसके बाद। मैंने इसीलिए आलिया हमजा का नाम लिया कि जो सरगर्म वाहिद इनकी PTI की खातून थी, उसको PTI के अंदर से लोगों ने मार दिया। तो मुझे नहीं लग रहा कि जो जिलाई सतह पे एहतजाज की बात हो रही है कि या तो लोग इतने निकल आए या इंतजामिया उनको निकलने देगी। ये दोनों बातें बैक वक्त साथ होंगी। आप राना सनाउल्लाह के बयान को देख लें। ठीक है। अच्छा, एक और मामला जो है, एक तो थोड़े से इकोनॉमी के ऊपर भी मैं चाहूँगी आप कमेंट कर दें कि ये सारे चैलेंजेस के बावजूद प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, आगे फिर बजट भी आने वाला है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा एम्बिशियस गोल्स तो नहीं है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, या फिर रियलिस्टिक हैं कि वाकई में चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जीता हुआ प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ। जब वो मुश्किल तरीन हालात में था, IMF के साथ मिन्नत तरला करके पैकेज ले आया। आज पाकिस्तान की दुनिया में एक और तरह से इज्जत हो रही है और वो कभी आएगी बात सामने कि वो ईरान में जो एक आई थी वीडियो के वो जूते उतार के गए हुए थे, वो पाकिस्तान की खातिर ही
जो वहाँ उनके कायद हैं उनसे मिलने के लिए गए थे। ये चीजें आएंगी साथ साथ। शहबाज शरीफ कौम को होप दे रहे हैं और उसी होप में वो दुनिया के साथ राब्ते में रहते हैं कि कुछ ना कुछ अपने अवाम के लिए हासिल कर लें। मेरे ख्याल में जाहिर है कि जब आप सारे कर्जे लिए हुए हों तो आप दूध शहद की नहर तो नहीं बहा सकते ना। आप उम्मीद दे सकते हैं, वो दे रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम बोझ आवाम की तरफ जाए। लेकिन जितना भी आएगा, जाहिर है कि महंगाई बेपनाह है। चाहे आप कह दें कि 1947 के बाद की कम तरीन शरह होगी, हमने मान ली, लेकिन असल बात यह है कि आमदनी के जराए तो नहीं बढ़ रहे ना लोगों के, कि जिसकी वजह से वो वसाइल को खर्च करें, इकॉनमी चल पड़े, वो तो फंसे हुए हैं। कि प्राइम मिनिस्टर की तो कोशिश है, आप ये जैसे बता रहे हैं कि वो उम्मीद देने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम जो है वो परसीव कर रही है इस उम्मीद को, उनका जो सेंटिमेंट है वो बेहतर हो रहा है टुवर्ड्स दिस गवर्नमेंट। देखिए, आवाम ने तो 2 साल पहले जो शदीद तरीन महंगाई थी मौजूद, उसको भी सहा था। उसके बाद एतदाल पे डॉलर भी आ गया, चीजें भी इस्तेकाम में आ गई कीमतों के हिसाब से। लोग तवक्को करते हैं और तवक्को पे हुकूमतें पूरा नहीं उतरा करती, क्योंकि इतने वसाइल होते ही नहीं हमारे पास। तो ऐसे में सबसे पहली बात तो उम्मीद का दामन ना छोड़ना है, दूसरे कोशिश करना है। और हम भी हुकूमत से यही कहेंगे कि ताजरों से आप टैक्स लें। जो तनख्वाहदार तबका है उस पर पहले ही बहुत बोझ लादा हुआ है आपने, वो आप 1-2% कमी करके हमें ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत कर दिया। आपने बहुत टैक्स भी बढ़ाए हैं। लिहाजा जहां से टैक्स की हसूल है वो है ताजिर, जिसको हर दौर की अपोजिशन का साथ रहता है। हर हुकूमत के वो खिलाफ होते हैं क्योंकि टैक्स नहीं देना होता, और हर अपोजिशन के वो लाडले होते हैं ताकि उनके जलसे जुलूसों की रौनक बनते रहें। तो गवर्नमेंट को जहां पहले रियासत बचाने में सियासत को परवाह नहीं की शहबाज शरीफ ने, तो इस बजट का असल नारा ये होना चाहिए कि हम उस हर तबके से टैक्स लेंगे जो टैक्स चोरी करता है, जो टैक्स देने में लेतोलाल से काम लेता है। तभी आवाम की उमंगों पे आप बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लाजमी होना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक और मामला बल्दियाती इंतखाबात वाला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने तलब कर लिया जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को, इशारा दे दिया है उनको बुलाने का, कि उनको बुलाया जाएगा, जवाब तलबी की जाएगी कि क्यों अभी तक इलेक्शन नहीं करवाए गए, बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए गए। इस मामले को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? उन्होंने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के लफ्ज इस्तेमाल किए हैं और मेरे साहब में कोई गलत बात नहीं है। ये इनका फर्ज है कि बल्दियाती इलेक्शन कराएं ताकि आम आदमी फैसले करे। आम आदमी से मुराद ये होती है कि आपके मोहल्ले के लोग होते हैं, होते तो वो भी साहिब माल हैं कि होता है तो इलेक्शन लड़ते हैं ना, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आपका निस्बतन MNA MPA के उनको मिलना, उनको पकड़ना गली मोहल्ले के मसाइल के हवाले से, तो लोगों की शमूलियत होती है ना सिस्टम के अंदर। तो कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने रोका ना टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स के। आप म्यूनिसिपल कमेटी नहीं ले सकते जब तक आप बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते। ये आपका इख्तियार नहीं है कि कोई एक इंतजामी अफसर ये फैसले करे। तो बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा को भी चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि इस्लामाबाद में और पंजाब में जिस तरह सिर्फ एक फिक्रा कह दूं, जिस तरह KP में मरहलावार इलेक्शन हुए, आप बिल्कुल वही मॉडल ले लें। ना PTI को एतराज होगा, ना कुछ होगा कि डिवीजन वाइज आप इलेक्शन कराएं। मैनेजेबल इस सेंस में होंगे कि सारी पंजाब की इंतजामिया एकदम बिजी नहीं हो जाएगी। 1-2 डिवीजनों में आप कराएंगे, वहाँ पे लाइन ऑर्डर की सिचुएशन भी संभाली जा सकती है। इलेक्शन कराए, ये लोगों का हक है कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हो, मैं सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, जो भी गवर्नमेंट होती है उनकी कोशिश होती है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर ना ही हो तो बेहतर है। जितना ज़्यादा इसको डिले किया जा सकता है, डिले किया जाता रहे। इसकी क्या वजह है और क्यों अभी तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है ना सही तरीके से नहीं किया जा सका, जब से ये जो बल्दियाती इंतखाबात वाला मामला सामने आया है? देखिए, शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और लास्ट इलेक्शन बल्दियाती इंतखाबात के हुए थे। तमाम जिलों में पंजाब में बल्दियाती इदारे मौजूद थे और फिर उस्मान बुज़दार आए, इमरान खान आए और उन्होंने वो आके मुअत्तल कर दिए तमाम बल्दियाती इदारे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद जो आज ढूंढ रहे हैं ना खवातीन की नशिस्तें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो हर ऑर्डर होता है, ठीक है। तो जिस तरह ये ऑर्डर नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, इस तरह पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल नहीं किए और उनके नाज़मीन चेयरमैन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सर टकराते रहे और किसी ने उनकी तौहीन अदालत की दरखास्त नहीं सुनी थी। तो ये जो होता है ना कि सिर्फ एक खास वक्त में आप आईना लगा के देखते हैं
वो नहीं देखना चाहिए। इस दौर हुकूमतों में इस तरह ही होता है। तो बिल्कुल मरियम नवाज को भी चाहिए कि अब ये इलेक्शन करा दें, इसमें डिले नहीं होना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लोगों के पास अपना इख्तियार होगा गली मोहल्ले में और आप इख्तियार उनको दें, आप उनके फंड्स उनको दें। असल में एमएनए एमपीए ही इस बात के सबसे ज्यादा मुखालिफ होते हैं कि हमारे ऐसे ही मुकाबले है। में एक नई क़यादत आके खड़ी हो जाएगी और वो इलेक्शन होने से रोकने के लिए और राना साहब, अपनी उसको वज़ीर आला वज़ीर आज़म के जमहूरियत पास जाते हैं। कहा भी नहीं जा सकता ना सही मानों में, जब तक मुकम्मल तौर पर डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हो जाती। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे लियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना कीमती तज्जिया जो है वो हमारे सामने रख रहे थे। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर उनसे बात हुई है। बहरहाल जी, हम हमारे कारोबारी ज़िंदगी जो है ना वो तो चलता ही जा रहा है, और जो भी होता है, और ये इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस की बदौलत है कि हमें इतना कॉन्फिडेंस होता है, हमें इतना यकीन होता है कि हम महफूज हैं, कि हमारा कारोबारी ज़िंदगी चलता रहता है, हमारे रोज़मर्रा के मामूलात चलते रहते हैं। इन सब के बावजूद हमारी जो तैयारियां हैं ईद उल अज़हा की, बड़ी ईद की, वो भी जारी हैं। 4 रोज़ बाकी रह गए हैं ईद उल अज़हा के अंदर, और आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बड़ी ईद की, ईद उल अज़हा की? हज के बाद कुर्बानी का फ़रीज़ा, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी होती है, और कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग मवेशी मंडियों का रुख करते हैं। और एक बहुत बड़ा मसला जो इस मरतबा चल रहा है वो ये कि कुर्बानी के जानवर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत परेशान हैं। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों को तंग कर रही है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनको सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी करनी है, तो उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत ज़्यादा लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई इतनी ज़्यादा कीमतें क्यों हैं, कोई इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करने वाला क्यों नहीं है, इंतज़ामिया कहाँ पर है, गवर्नमेंट जो है, सूबाई हुकूमत वो क्या कर रही है। अच्छा जी, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो है ना वो उसकी बात कर लेते हैं। नॉर्दर्न बाईपास कराची के अंदर ये मवेशी मंडी, जिसका इफ्तिताह भी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने किया था, वहाँ कीमतों के तयन और हुकूमत की जानिब से चेक एंड बैलेंस की सूरत हाल जो है ना वो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो हैं दी गई हैं, और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से क्या किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा, उनकी तरफ चलते हैं। सादिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं और आपकी सुबह भी बहुत अच्छी हुई है। थोड़ा सा ज़रा बताइएगा सिंध गवर्नमेंट की जानिब से क्या इंतज़ामात किए गए हैं इस मरतबा मवेशी मंडियों में, ताकि लोगों के लिए आसानियाँ हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी और आपकी भी सुबह अच्छी गुजर रही होगी। जी, जो जैसे आपने खुद कहा कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो कि तकरीबन 1200 एकड़ पर मुहित नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई गई है, जिसका इफ्तिताह केएमसी के मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने किया था। देखिए, उसमें 12 ब्लॉक्स हैं जो हर सूबे से आने वाले जो मवेशी हैं उनके लिए अलग अलग ब्लॉक्स रखे गए हैं। 20 ब्लॉक्स पर मुहित ये मंडी है। वहाँ गाय, बकरे और ऊंट जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं। जो मवेशी मंडी की एक सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि वहाँ इस वक्त फूड स्ट्रीट भी कायम की गई है। जो पाकिस्तान के मशहूर बड़े आउटलेट्स हैं, ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपने वहाँ स्टॉल्स लगाए हैं, क्योंकि वो जो है ताकि फैमिलीज जो वहाँ जाएं उनको खाने पीने की सहूलत भी वहाँ मैसर हो। वहाँ जब ये जानवर मवेशी मंडी में दाखिल होते हैं, जहाँ से भी आए, वहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं। वो इनका मेडिकल चेकअप पूरा करते हैं कि अगर कोई बीमारी ना हो, और अगर किसी जानवर में बीमारी की तशखीस होती है तो उसको वापस कर दिया जाता है। ठीक है सारे, यानी कि काफ़ी हद तक सिंध गवर्नमेंट ने इंतजामात किए हैं। आई होप इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद भी हो रहा हो। अहम सवाल जो है बेसिकली सारे सेगमेंट का, ये आपसे बात करने का मकसद कि कुर्बानी के जानवरों की कीमत जो है उसका तयन कैसे किया जाता है। क्या कोई मैकेनिज्म मौजूद है, क्या कोई कमेटी बनाई जाती है, या कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जो इन कीमतों को कंट्रोल करता है, या फिर जिसका जो दिल चाहे, क्योंकि व्यापारी जो है कोई 10 लाख बताता है, कोई 20 लाख बताता है, सही कीमत क्या है, इसके लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद है सादिया साहिबा? नहीं जी, जहाँ तक आप ये बात कर रही हैं बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि जब मुझसे कल ये कहा गया था कि सेगमेंट करना है तो मैंने भी वहाँ ये पता किया था। देखिए, यहाँ इस वक्त अगर मैं आपसे जब बात कर रही हूँ तो जो मेरी इत्तलात है कि 1 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक
का जानवर वहाँ मौजूद है। अच्छा, जहाँ आप बात कर रही हैं कि बिल्कुल ठीक है, लोग शिकायत ज़रूर करते हैं कि जो जानवर हैं, जो मवेशी हैं, वो बहुत महँगे हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे खरीदारी भी हो रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस वक़्त कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। मेरा ख़्याल से पाकिस्तान के किसी सूबे के पास मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है कि जो कुर्बानी के लिए मवेशी लाए जाते हैं, उनकी खरीदारी के लिए, उनकी कीमत के लिए कोई मैकेनिज़्म हो। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि मैकेनिज़्म कोई मौजूद नहीं है। कुछ जगह शहर में क्योंकि शहर में 5-6 छोटी जो मवेशी मंडियाँ लगी हैं, कुछ जगह पर लोग तोल कर भी जानवर फ़रोख्त कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर सादिया सच्ची साहिबा, बात आपने ये जो पॉइंट उठाया कि बड़ी तादाद में लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, अब लोग तो मजबूर हो जी। जाएंगे क्योंकि उनको कुर्बानी तो करनी है, कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देना है। तो क्या ये कहना काफ़ी होगा कि चाहे जितनी मर्जी महंगाई है या महंगे जानवर हैं कुर्बानी के, उसके बावजूद लोग खरीद रहे हैं? अब लोग तो मजबूर होकर खरीदने के लिए जाते हैं, तो क्या करें लोग? क्या बॉयकॉट कर दें या फिर गवर्नमेंट जो है कुछ करेगी? कुछ इरादा है गवर्नमेंट का इस सिलसिले में करने का? नहीं जी, बायकॉट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक मजहबी फरीजा है एग्जैक्टली जो हम सब ने अदा करना है। आपकी बात सही है, क्योंकि जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि जी गायें आ जाए, बकरे आ जाए, ऊँट आ जाए। माँ बाप जो हैं वो उनको लेके जाते हैं और दिलवाते हैं। जी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और केएमसी इस बारे में बिल्कुल मैकेनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश में है। अगर इस दफ़ा नहीं भी हुआ तो अगली दफ़ा ज़रूर चेक एंड बैलेंस इस पे रखा जाएगा कि लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के किसी सूबे में इस वक्त ये मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। इस पे फेडरल गवर्नमेंट को सिंध की जानिब से किया जा सकता है ना, ताकि बाकी सूबे भी उसको फॉलो करें। आप ट्रेंड सेटर बन जाए तो वो ट्रेंड को फॉलो करेंगे। नहीं जी, हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि इस पे जो है कोई अगर कानून साजी भी लानी पड़ी तो सिंध असेंबली से कानून साजी भी की जाए कि जो ये मालिकान हैं, व्यापारी हैं, इनको रोका जाए कि वो हद से ज्यादा जो कीमतें जो बाद में शायद ये भी वापस ही लेके जाते होंगे, क्योंकि इतनी ये कीमत लगाते हैं और लोगों की दस्तरस से बाहर हो जाता है। बिल्कुल इसके लिए ऐसे ही है। अच्छा सादिया साहिबा, चले बहुत अच्छी बात है और मुझे सुन के खुशी भी हुई है कि सिंध गवर्नमेंट जो है इस सिलसिले में सोच रही है और होना चाहिए वाकई, ताकि तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा महंगा जानवर ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते हैं वो भी कुर्बानी कर सके। आई होप अगले साल से इस तरह से ना हो। जी, आपने कहा कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जानवर तो मौजूद है और यहाँ पर डॉक्टर्स भी रखे गए हैं जो कि हर जानवर को चेक करते हैं। अब एकड़ों पर मुहित है ये मवेशी मंडी, डॉक्टर्स की तादाद कितनी है, उस सिलसिले में क्या मैकेनिज्म बनाया गया, ज़रा इसके बारे में बताइए। जी, केएमसी के पूरी क्योंकि केएमसी के अंडर आता है वेटनरी डिपार्टमेंट, वो उसकी पूरी टीम वहाँ हर वक्त मौजूद है। मेरे ख्याल से 12 से 15 डॉक्टर्स हर वक्त वहाँ अवेलेबल हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि जब कोई गाड़ी आती है पहले मवेशी चेक किए जाते हैं, फिर उसको मंडी के जिस ब्लॉक जिस सूबे से अगर वो आई है या जिस जगह उसको वो प्लेस करना है तो उनको अलाउ किया जाता है कि वो अपने जानवर उतारे। और अगर जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर्स वहाँ मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि मंडी की सफाई सुथराई और स्प्रे का काम भी केएमसी ने जारी रखा हुआ है, जो रोज आना की बुनियाद पर हो रहा है। तो मेरा ख्याल से जो लोग मंडी जा रहे हैं वो इस दफा उनको उस तरह शिकायत नहीं है। पानी की सहूलत वहाँ मैसर है जानवरों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गर्मी
गर्मी बहुत जी, ज्यादा है, गर्मी बिल्कुल बहुत ऐसे है, जी, गर्मी बिल्कुल ऐसे। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद थी और उनका यही कहना है कि कोशिश की जा रही, प्लानिंग में है, पाइपलाइन में है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि कुर्बानी के जानवरों की जो ज़्यादा कीमत वसूल करने की कोशिश करते हैं व्यापारी या फिर बीमार जानवरों को या इस तरह के जानवरों को, कुर्बानी के जानवरों को बेचने की कोशिश करते हैं जो कुर्बानी के लायक नहीं है या जिनको कुर्बान करने से कुर्बानी का फरीज़ा सही तरीके से उसका हक अदा नहीं होगा, तो उसके लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि ऐसा ना हो सके। अब मुख्तलिफ शहरों में क्या सिचुएशन है, लाहौर में, पेशावर में, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद में ख़रीदारी हो रही है और इंतज़ामात कैसे हैं। पहले लाहौर की तरफ चलते हैं ज़रा। लाहौर में हमारे साथ उमर सिद्दीक मौजूद है। उमर, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं, कौन सी मंडी में मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं? उसके बाद हम पेशावर भी जाएंगे, अलिशबा हमारे साथ मौजूद होंगे। आज बिल्कुल मैं लाहौर में सजी आर्जी मवेशी मंडी मनावा के मुकाम पर जो है वो मौजूद हूँ और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। व्यापारी और ख़रीदारों के दरमियान जो है वो एक मुकाबला चल रहा है। व्यापारी अपने रेट पर जो है वो डट चुका है और ख़रीदार का ये कहना है कि इस दफ़ा मंडी जो है उसमें जानवर जो है वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं और वो भी ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जानवर ख़रीद कर जो है वो सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा करें ईद के मौके पर। और इस वक्त जो है वो दिन के वक्त हमें कुछ तादाद लोगों की कम दिखाई दे रही है, मगर कुछ लोग जो आए हैं अपनी फैमिलीज़ को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, उनका ये कहना है कि शाम के औकात में चूँकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है तो व्यापारी हजरात जो हैं वो रश को देखकर रेट भी जो है वो ज़्यादा कर देते हैं। तो दिन में जो है वो हो सकता है कि यहाँ पर जानवरों की जो कीमतें हैं उसमें थोड़ी कमी हो। इस वजह से कुछ बच्चे हैं, नौजवान हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन रेट जो है वो दिन हो या शाम वही रेट हैं। व्यापारी हजरात का ये कहना है कि इस दफ़ा उनके अखराजात में इजाफा हुआ है, जानवरों का चारा जो है वो खासा महंगा हो चुका है और उन्होंने 2 साल 3 साल 1 साल जो है अपने जानवर पर मेहनत की है। तो बहुत ही दिलचस्प है ये वो जानवर फरोख्त करेंगे कि दिन में कीमतें कुछ और होती है, रश को देखकर कीमतें बढ़ जाती हैं। डेफिनेटली आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। अच्छा, लाहौर के बारे में ज़रा बताइएगा, यहाँ पर कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है? क्योंकि अभी हमारे साथ तर्जुमान सिंध हुकूमत थी, वो कह रही है कि किसी सूबे के अंदर कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे भी इल्म में नहीं है, तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, आप क्योंकि वहाँ पर मौजूद होते हैं, कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कीमतों को कंट्रोल किया जा सके, स्पेशली कुर्बानी के जानवर की? जी बिल्कुल, अगर शहरियों के हवाले से बात की जाए तो लोग तो ये कहते हैं कि जानवर के रेट जो हैं वो सरकारी तौर पर मुकर्रर हो जाने चाहिए कि जिस जानवर का जितना वजन है उसको इस रेट से ज़्यादा जो है वो फ़रोख्त ना करें। और अगर हम इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया से बात करते हैं तो उनका ये कहना है क्योंकि व्यापारी हजरात जो हैं वो अपने तहीं ये जानवर पालते हैं, उनके अपने अखराजात आते हैं, तो किसी भी जानवर की कीमत जो है वो मुकर्रर नहीं की जा सकती। तो अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। अलबत्ता लोगों की जानिब से ये इंतज़ामिया के साथ दरख्वास्त ज़रूर की जाती है, हमें भी लोगों की जानिब से कहा जाता है कि आप ये पैगाम लाजमी पहुँचाएँ कि व्यापारी हजरात जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी जानवर का जो है वो रेट रख देते हैं और उसके बाद अगर बारगेनिंग भी की जाती है तो वो भी उस कीमत पे जानवर जो है वो नहीं होता और इंतहाई ज़्यादा कीमतें यहाँ पर बताई जाती हैं। 60 लाख, 70 लाख, 30 लाख, 35 लाख, बकरे के 12-12 लाख रुपए जो है वो डिमांड की जाती है। इंतज़ामिया का ये कहना है कि इस हवाले से उनका हर मंडी में शिकायत सेल मौजूद है। अगर जानवर को ख़रीदने के बाद उसमें कोई मसला आता है, जानवर बीमार निकलता है, तो उस हवाले से जो है वो शिकायत की जा सकती है। अलबत्ता कीमतों के हवाले से ऐसा कोई मैकेनिज्म जो है वो मंडियों के अंदर मौजूद नहीं है कि कीमतों का तायुन जो है वो किया जा सके। शहरियों ने हुकाम से यह दरख्वास्त जरूर की है कि इस हवाले से कोई वजन के हवाले से कीमतें मुकर्रर कर दी जाएं। तो ठीक है, रिकमेंडेशंस जो है ना वो आती रहती हैं। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट कुछ करती है इस पे या नहीं। अच्छा, पेशावर के अंदर क्या सिचुएशन है? अलिशबा भी आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर नजर आ रही है हमें मुस्कुराती हुई, इनकी तरफ चलते हैं। अलिशबा, पेशावर में क्या हो रहा है? अफोर्डेबल हैं यहाँ पर कुर्बानी के जानवर या फिर यहाँ पे भी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं? अच्छा, पेशावर का ऐसा है कि 2 हफ्ते पहले यहाँ पर मंडी लग जाती है और लोग आते हैं यहाँ से जानवरों को ख़रीद फ़रोख्त का जो है वो सिलसिला जो है वो शुरू कर देते। बट उनका ऐसा ज़्यादातर सीन ऐसा होता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि पहले 2-3 दिन आए, वहाँ पर रेट करें, जानवर चेक करें, उसके बाद जो है वो जानवर लेने को तरजीह देते हैं। यहाँ पर भी कोई ख़ास मैकेनिज़्म तो मौजूद नहीं है, लेकिन लोग यही कहते हैं कि इसका एक हल यही है कि जैसे ही जानवर मंडी में लाया जाए तो उनका वज़न देखा जाए, जिसके बाद जो है उसके वेट का तयन किया जाए और उसके मुताबिक जो है वो जानवर यहाँ पर बेचा जाए। लेकिन जैसे जैसे ईद
के करीब दिन होते जा रहे हैं, तो व्यापारी जो है वो भी अपना रेट थोड़ा सा कम करे, चूँकि पंजाब से आए होते हैं और यहाँ पर उनको जानवर बेच के वापस भी जाना होता है, तो उनकी यही कोशिश होती है कि ईद से 2 या 3 दिन पहले जो है ये जानवर बिक जाए और जो सारा माल है वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है। पेशावर में एक ख़ास वजह ये भी बताई जा रही है कि चूँकि तोरखम बॉर्डर बंद है, तो कहते हैं माल की कमी है, जिसकी वजह से जो है वो डिमांड ज़्यादा है, तो जानवर यहाँ पर महंगा बेचा जा रहा है। व्यापारी जो है। अच्छा अलिशबा, मैं बड़ी एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा जब भी ईद कुर्बा आने वाली होती है कि मुख्तलिफ मंडियों के अंदर या मुख्तलिफ शहरों के अंदर कुछ नाम रखे जाते हैं जानवरों के, जो बड़े फ़नी भी होते हैं, बड़े मज़े के भी होते हैं। लाइक रिसेंटली मुझे पता चला कि कुछ मंडियों के अंदर राफेल नाम के जानवर जो है ना वो भी रखे गए थे। यहाँ पर कोई ऐसा आपने नाम सुना है जो फ़नी हो, ज़रा शेयर कीजिए। यहाँ पर पेशावर की मंडी के अंदर किस तरह के नाम रखे जाते हैं कुर्बानी के जानवरों के? जी बिल्कुल, ऐसा एक नाम तो हमारी मंडी में भी है, जिसका एक जानवर है बैंस है, जो कि वाइट कलर की है और बाल उसके गोल्डन है, तो यहाँ पर उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रखा गया है और लोग अच्छा। आते हैं उसको देखने और उसके साथ सेल्फीज बनवाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गाय का नाम यहाँ पर है। बाकी जो है वो अमूमन राजू, सुल्तान और दीगर जो नाम होते हैं वो होते हैं, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ इस वक्त पेशावर की मंडियों में बना हुआ है। तो वो बैंस, और बैंस अमूमन काली होती है, लेकिन ये वाइट बैंस भी है, अनोखी भी है और नाम भी उसका उसी की तरह नाम भी है, बड़ा तो इसलिए ज़बरदस्त बच्चे रखा हुआ है। ज़्यादातर पसंद उमर करते हैं कि लाहौर के अंदर ऐसा कोई नाम है, कोई मोदी किसी ने रखा हो या किसी और हुक्मरान का नाम रखा हो? जी बिल्कुल, जैसे ही अभी आपने बात की राफेल के हवाले से, तो हमें कल ये ऐसा एक एक्सपीरियंस जो हुआ है शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में। एक जानवर है जो उसके मालिक हैं या लोग जो हैं उसे वो राफेल कहते हैं, क्योंकि वो जानवर जैसे ही उठता है और साथ ही बैठ जाता है, बल्कि 1 मिनट भी जो है वो खड़ा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसे मंडी में जो है वो राफेल कहा जा रहा था। लोगों ने ये कहा कि ये राफेल की तरह है कि जैसे ही उठा है साथ ही जो है वो बैठ गया। इसकी वजह से उसके मालिक ने भी हंसते हुए ये कहा कि ठीक है, हम इसका नाम जो है वो फिर राफेल डाल देते हैं। तो ऐसे नाम जो है वो हमें सुनाई देते हैं, कहीं बोलू है, कहीं डोलू है और कहीं पे शेरे पंजाब कहा जाता है अपने जानवर को, क्योंकि जब ऐसे नाम साथ आ जाते हैं तो उस जानवर की जो धूम है वो पूरी मंडी में हो जाती है। पूरी मंडी में हो जाती है। वैसे ज्यादा धूम तो वैसे मुझे लगता है उमर की होगी जो JF-17 होगा या J10C होगा, इसका बड़ा इंतजार रहेगा मुझे। फिल वक्त बहुत शुक्रिया उमर सिद्दीक हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे, अलिशबा खटक हमारे साथ पेशा मौजूद थी। तय ये हुआ हमारा, हमें पता ये चला कि किसी सूबे के अंदर कोई भी मैकेनिज्म ऐसा मौजूद नहीं है जो कुर्बानी के जानवरों की कीमत का तयन कर सके या फिर उनको कंट्रोल कर सके। आपको पता है कि वैसे प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होती हैं मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक कोई काम नहीं किया गया। आई होप इसके ऊपर काम किया जाए ताकि लोगों की मुश्किल जो है ना वो आसान हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो कुर्बानी के फरीज़े को सरअंजाम दे सके। अब हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास बहुत से ऐसे सेगमेंट्स मौजूद हैं जिसमें आपके लिए एंटरटेनमेंट भी है, उसके साथ इन्फॉर्मेशन भी है। एक ब्रेक के बाद आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक और अहम मामला या एक और अहम टॉपिक जो है जो अक्सर आप देख रहे हैं हमारे शो के अंदर डिस्कस हो रहा है या टीवी के ऊपर इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही है, वो है क्रिप्टो करेंसी का मामला। और पाकिस्तान के अंदर अब कहा जा रहा है कि क्रिप्टो काउंसिल तो बन चुकी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना अभी तक इल्लीगल है। समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट जो है कंफ्यूज है या फिर कंफ्यूज करना चाह रही है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और आवाम कंफ्यूजन का शिकार भी नज़र आ रही है। क्योंकि गुज़श्ता दिनों की अगर बात करें, हुकूमत ने एक तरफ सरकारी क्रिप्टो रिज़र्व कायम करने का ऐलान किया। अब ये क्रिप्टो रिज़र्व होता क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ ये वाज़ेह किया कि मुल्क में अभी भी गैर कानूनी है क्रिप्टो करेंसी। तो इस पर बात करने के लिए हमने सोचा कि हम किसी एक्सपर्ट जो है ना उनको बुलाते हैं, उनको मदऊ करते हैं और उनसे बात करते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, एक आम आदमी जो है वो इसको किस तरह से समझेगा, क्योंकि एक एक्सपर्ट इस बारे में हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। हमारे साथ मारूफ टेक्नोलॉजिस्ट हैं अहमद मंजूर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ के अंदर। उनको वेलकम करते हैं और उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप अहमद? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं सबसे पहले तो इस सारी सिचुएशन को? क्रिप्टो काउंसिल का क़याम, फिर गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये तो गैर कानूनी भी है, ऑन द अदर हैंड बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर। व्हाट इज गोइंग ऑन? एक्चुअली चक्कर ये है कि सबसे पहले ना इसको समझने की ज़रूरत है कि असल में कोई इसको करेंसी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई ब्लॉकचेन और दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं आपस में। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए 3 चीज़ें, यानी 2 चीज़ें भी नहीं है, 3 चीज़ें। ठीक है। फर्स्ट वन इज
क्रिप्टो कॉइन्स जिनकी बात हो रही, जो एसेट की तरह काम करते हैं, जो ट्रेडिंग में काम करते हैं, लाइक बिटकॉइन या इथेरियम या ठीक है, जो डॉज भी है, वगैरह, ठीक है। द सेकंड थिंग इज डिजिटल करेंसी, जो कि किसी स्टेट बैंक के अंडर आएगी या सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज के अंडर आएगी। और ये दोनों अलग है? दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। सो नेवर कंफ्यूज है, सबसे पहले तो वो इस चीज में कंफ्यूज कर रहे हैं, नई जी करेंसी हो जाएगी और ये हो जाएगा। सो ये दो चीजें, ठीक है। यानी अगर आपने डिजिटल करेंसी बना ली अपनी, दैट इज लाइक जैसे फिएट करेंसी है, जो हार्ड करेंसी है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपके एक वॉलेट में, लाइक ई करेंसी की तरह। वो डिजिटल करेंसी, वो डिजिटल करेंसी होगी, राइट। ओके। तीसरी चीज है ब्लॉकचेन। दिस इज अ टेक्नोलॉजी जस्ट लाइक इंटरनेट, जो कि बैकएंड पे काम कर रही होती है। ठीक है। हमारे यहाँ हर चीज को ना मिक्सअप करके लोगों के सामने रख दिया गया, लोगों को समझ ही नहीं आ रही। रिजर्व्स की बात होनी शुरू हो गई है, कभी किसी चीज की बात होनी शुरू हो गई। यानी आप खुद सोचें रिजर्व्स कैसे रखे जा सकते हैं। मेरा यहाँ पे ना एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जी बात ये हो रही थी कि हम रिजर्व उन चीज़ों को रख रहे हैं जो पहले से किसी के यानी कि ना इलीगल उसमें बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी पकड़ी गई है। ठीक है। तो अगर आप इसको लीगल कर रहे हैं तो फिर जिनकी पकड़ी गई है वो वापस नहीं मांगेंगे। जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन एज अ नॉर्मल मैन, ठीक है, कि मुझे काइंडली यानी इस पे भी तो गौर करें ना। यानी आप बात तो कर रहे हैं कि ठीक है जी आपने 2000 मेगावाट बिजली भी दे दी, सब कुछ दे दिया, तो क्या सिर्फ 2000 मेगावाट बिजली चाहिए आपको? ना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ना जगह चाहिए, ना अपने डेटा सेंटर, ना आपको जीपीयूज चाहिए माइनिंग के लिए। तो यानी पूरी बात करें रादर देन वो कंफ्यूज, जो आपने मजे का वर्ड बोला अगेन मेरा सवाल यही है कि ये कंफ्यूज कर रही है गवर्नमेंट या फिर वाकई में कंफ्यूज खुद है और खुद उनको आई थिंक सो दे आर कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑब्वियसली यूएस इस पे पॉलिसी बना रहा है और अगर आप उस तरफ जा रहे हैं जो देन दैट्स राइट, वो बिल्कुल ठीक। तो ये जो क्रिप्टो रिजर्व बनाने की बात की जा रही है, ये क्या है? पहले तो ये समझाइए और फिर इसका मकसद क्या है ये। देखिए रिजर्व क्या होता है किसी भी कंट्री का, कि जब कंट्री डिजास्टर में जाए तो पीछे जो चीज पड़ी है उसको बेच के या उसको यूज करके आप दोबारा से इकोनॉमी खड़ी कर सकें। दिस इज व्हाट द रिजर्व इज। तो अभी आपकी रिजर्वेशन जो है, वैसे तो हम कर्जे में डूबे हैं, दैट्स अनदर पार्ट, लेकिन फिलहाल के लिए सोच लेते हैं गोल्ड रिजर्व पे रखा जाता है या ऑयल रिजर्व पे होता है या ऐसी चीज़ें रिजर्व पे रखी जाती हैं ताकि जब भी कोई डिजास्टर आए तो उसको क्लियर किया जा सके। लेकिन अगर आप क्रिप्टो रख लेते हैं, जो कि आप कह रहे हैं ना आपने बेचना है ना आपने कुछ करना है, ठीक है, लेकिन वो आपने रख लिया, अब बाद में उसका क्या करेंगे? लाइक वो यानी अभी लाखों डॉलर का अचानक $1 पे आ जाता है तो आपके रिजर्व्स कहाँ गए सारे के सारे? एग्जैक्टली। तो इन चीज़ों को लोगों के दिमागों में कंफ्यूज ना करें, प्रॉपर बताएं क्या हो रहा है ताकि लोगों को समझ आए इस चीज़ की कि उनको क्या फ़ायदा होने वाला आगे चल के दौर में। यानी वो एक तरफ तो वही बातें चल रही हैं ना कि नहीं जी हम तो पता नहीं क्या अचीव करने लगे हैं, और मेरे ख्याल में दिस इज़ नॉट द गुड टाइम। यानी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट या एनालिस्ट जितने भी लोग हैं, क्रिप्टो रिजर्व बनाने का या माइनिंग मशीन्स लगाने का, ठीक है, दिस इज नॉट द राइट टाइम। ठीक है। आज से 3-4 साल पहले 5 साल पहले ये काम किया जाता तब भी लेट था, लेकिन ओके। अभी एआई डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, ठीक है, आप एआई डेटा सेंटर्स बनाएं और उनके ऊपर काम करें। देखें 3 टेक्नोलॉजी हैं जिन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले 3 टाइप्स बताई ना, इसी तरह 3 टेक्नोलॉजी हैं जिन्होंने दुनिया को चेंज करना है। फर्स्ट वन इज स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जिनको हम IoT डिवाइसेस कहते हैं, जो आपका डेटा गैदर करती हैं, लाइक स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, व्हाटएवर, ठीक है। द सेकंड थिंग, उसने डेटा इकट्ठा कर लिया, उसने जिस जगह पे उस डेटा को रखना है ना, दैट इज ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन दैट इज अ टेक्नोलॉजी। अच्छा, उसके ऊपर उसने रख लिया, अब उसको यूज किसने करना है? उसको यूज करना है एआई ने आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। मैं वही मजाहतन एक बात, ये आप ऑल्टरनेट बता रहे हैं कि इसके ऊपर ज्यादा काम होना चाहिए, ज्यादा काम एआई के ऊपर होना चाहिए। अभी जो है आप क्रिप्टो को छोड़ के या तो प्रॉपरली ब्लॉकचेन जिस तरीके से अपनाया जा रहा है, यानी कि अगर आप दुबई की मिसाल देते हैं, दुबई हमारे सामने सबसे करीबी मिसाल है असल में। दुबई ने अपनाया है, दुबई ने फुल फ्लेज अपनाया है उसको, उनकी डिजिटल आइडेंटिटीज भी उसके ऊपर हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने रिसोर्सेज भी उनके डिफरेंट है, उनके रिसोर्सेज भी डिफरेंट है, हमारे रिसोर्सेज भी डिफरेंट है। अच्छा, ये बिटकॉइन माइनिंग की जो बात की जा रही है और उसके ऊपर आपने जिक्र कर भी दिया है, इससे पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके, क्या हमारे पास इस तरह की इस्तात मौजूद है कि हम बिटकॉइन को माइन भी कर सकें और उस कॉस्ट पर कर सकें जिससे हमें फ़ायदा हो जाए? अच्छा, इसके लिए ना सबसे पहले अगेन मैं फिर वो सबके आसानी के लिए समझा देता हूँ माइनिंग क्या होती है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने किसी को कहते सुना माइनिंग की जगह बंदा बैठा होता है और समथिंग लाइक। माइनिंग को थोड़ी देर के लिए हम कन्वर्ट कर देते हैं, इसका वर्ड चेंज करते हैं। माइनिंग इज इक्वल टू वेरिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। कोई डेटा ब्लॉकचेन में जब ऐड होता है ना तो उसको वेरीफाई किया जाता है कि ये डेटा पहले तो ऐड नहीं है। तो जो मशीन उसको सबसे पहले वेरीफाई कर देती है उसको एक प्राइज मनी मिलता, ठीक है, दैट इज इनटू द बिटकॉइन और व्हाटएवर द क्रिप्टो कॉइन या जो भी रिवॉर्ड रखा होता है, ठीक है।
अब आ जाते हैं कि क्या उस पे वो काम हो सकता है कि नहीं। अब सोचें कि एक GPUs आपने ढेर सारे लगाने हैं, उस पे बिजली बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बिजली आम लोगों को लोग कहते हैं मिल नहीं रही, वहाँ पे सिलसिला बना रहे हैं, ठीक है, ओके दैट्स फाइन। स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ कौमी असम्बली की, और उसके अंदर ये भी बात की गई कि इसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है क्रिप्टो करेंसी को। वो किस तरह से किया जा सकता है, एंड पाकिस्तान के अंदर एक तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला, दहशतगर्दी वाला मामला, उसके बाद FATF वाले मामला आपके सामने है, उसकी वजह से हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, वो कितना असरअंदाज हो सकता है। देखें बेसिकली ना, सबसे पहले वही अगेन जिस तरह मैं समझने की बात कर रहा होता हूँ ना, तो बिटकॉइन इज़ द मेन करेंसी ऑन डार्क वेब। ओके ठीक है, क्योंकि अनट्रेसेबल है, आप उसको ट्रेस ही नहीं कर सकते। ठीक है, देन द सेकंड थिंग, वो जो लोग कहते हैं ना पैसों का वो कर देते हैं, लेकिन बैंक से कितने कितने पैसे निकाले, समथिंग उसका एक पूरा ट्रेल होती है, बन चुकी हुई है, मिल जाती है ट्रेल। हाँ, कोई दे या ना दे दैट्स अनदर पार्ट, बट इट्स अवेलेबल, राइट। तो इसके अंदर तो वो अवेलेबल ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हाँ, जब तक आप कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं बना लेते, प्रॉपर डिजाइन नहीं कर लेते चीजें, तब तक ये बहुत ज़्यादा नुकसान। देखें, सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग इसके ऊपर हो सकती है। यानी अगर सपोज करें एक बंदे के पास एक बिटकॉइन भी है, तो इट्स अराउंड $130,000 $1000, ओके। अब जब वो उसने तो वो सिर्फ बेचा है, अब आप उसको कहते हैं मुझे टैक्स दो जितने तुम्हारे पास पड़े हैं, तो आपके ख्याल में वो आपको बताएगा उसके बाद 10,000 पड़े हैं, 2,000 पड़े हैं, 4,000 पड़े हैं, वो बाकी सारे बाहर भेज देगा, आपको एक के ऊपर टैक्स दे देगा। एग्जैक्टली, क्योंकि ट्रेसेबल नहीं है, क्योंकि ट्रेसेबल नहीं है, और दुनिया भर में कहीं पर भी दूसरी बात, एक जो बात है ना, जो एक और चीज़ ये लोग बात कर रहे हैं कि जी इतने सारे वॉलेट्स, यानी कि बेसिकली इतने लोग इस पे वो हैं, वो लोग नहीं है असल में, उतने वॉलेट्स रजिस्टर हैं। अब एक बंदे ने 10 वॉलेट्स लिए हैं, वो जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को एक आदत है बड़ी मजे की, अभी हम उसमें बात कर रहे थे रट्टेबाजी वाली बेसिकली, ठीक है। हमारे यहाँ ना अगर कोई किसी वेबसाइट पे एक कोर्स फ्री में मिल रहा हो ना, हम 10 ईमेल के साथ 10 जगह परचेज ले लेते हैं वहाँ से फ्री में। ये तो है वैसे, ठीक है ना? हाँ, ये बिल्कुल होता है, ऐसे ही होता है ना। तो एक ही बंदे ने, जैसे मैं एक और मिसाल देता होता हूँ, वैसे नॉर्मल दुनिया की आबादी 8 बिलियन है, फेसबुक पे 16 बिलियन कैसे है? क्योंकि 2-2 3-3 अकाउंट बनाए हुए लोगों ने, लड़का लड़की ने समथिंग, ठीक है। लेकिन अब उसी तरह एक दफा सोच के देखें कि लोगों ने मल्टीपल वॉलेट्स भी तो बनाए हो सकते हैं, ठीक है, आप उनको ट्रेस ही नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट जो इस वक्त कर रही है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के पास एक्सपर्ट्स भी मौजूद होते हैं, इस तरह के एडवाइजर्स भी मौजूद होते हैं जिनको बता रहे होते हैं कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है। क्या गवर्नमेंट की नॉलेज में ये सब चीजें नहीं है, या फिर ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद है कि इसको ट्रेसेबल बनाया जा सके, जिसके बाद टैक्स भी आप कर सकें एंड देन लीगलाइज भी कर सकें इसको? सबसे पहले इसके लिए जरूरी है पॉलिसी बनाना। यू नीड वेरी गुड पॉलिसी मेकर्स। वी डोंट हैव अ पॉलिसी। अभी बनाई तो है, अभी बन रही है, मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक में काउंसिल बन गई, लेकिन मेरा ख्याल है जो पॉलिसी की बात हुई है, कल कोई मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने कहा नेक्स्ट वीक में हम उस पूरे फ्रेमवर्क को देखेंगे। अब जब फ्रेमवर्क बन जाता है, अब उसके अंदर क्या क्या कुछ है, क्योंकि मेरा एक पॉइंट और है छोटा सा यहाँ पे, सिर्फ स्टेट बैंक को, SECP को या MOITT को लेने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये अब क्रिप्टो काउंसिल आपने बना दी, आपको FBR को भी लेना है, आपको FIA को भी लेना है, आपको NAB को भी लेना है, आपको नादरा को भी लेना है, आपको अच्छा। सब देखिए पूरा फ्रेमवर्क बनेगा ना। जैसे मैं अभी दुबई की बात कर रहा था कि अगर आपने अपनाना है तो फिर पूरा अपनाएंगे आप, पूरा अपनाएं। ये क्या बात हुई कि आप कहें नहीं हम छोटा सा चंक अपना लेते हैं, उसके बाद जो भी कुछ होगा ना भैया उसका फायदा नहीं होगा, उसका फायदा नहीं, आप फायदा नहीं उठा पाएंगे उससे, ठीक है। क्योंकि देखें आपने एक दफा अपना लिया, अब बाकी सबको दोबारा से काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। यानी आपको एजुकेशन वालों को भी लेना है, आपको AGC को भी लेना पड़ेगा उसके अंदर, सिर्फ ये नहीं कि आप इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कल को AGC के अंदर भी फ्रॉड्स होते हैं, वो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें होती है ना, डिग्रियां कुछ पहले कुछ आगे समथिंग, वो सारी चीजें तो रोकी जा सकती हैं इस पूरी चीज में। राइट। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आपने किसी का मॉडल देखा, उस मॉडल को आप कंप्लीटली अपना रहे हैं, देन तो फायदा देगा, उसका चंक नहीं है। अब अगर आप दुबई की मिसाल दे रहे हैं तो पूरा अपनाएं, पूरा अपनाएं। राइट, ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अहमद साहब, समझने की मैंने कोशिश की है, मुझे समझ को तो आया। आई होप जो एक्सपर्ट्स हैं या जो इसमें ट्रेड करते हैं बहुत ज़्यादा, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ये अहमद साहब की राय थी, वो ये कह रहे हैं कि आपको अच्छे तरीके से इसके अंदर, अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से इसके अंदर काम करना चाहिए, और फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो। कहीं ऐसा ना हो कि कल को खामोशी छा जाए एंड देन जब इसके बारे में सवाल किया जाए तो आपके पास जवाब देने के लिए कोई ना हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अहमद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वंस अगेन ज़रा हम थोड़ी सी ईद उल अज़हा की, ईद कुर्बान की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि चंद दिन रह गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं जहां पर भी हो सके ना, दोबारा से हम बात करते रहें ईद उल अज़हा की, और इस तरह के पैकेजेस या अपने रिपोर्टर्स के साथ आपकी बात भी करवाते रहें। मुल्तान आपको लेकर चलते हैं। मुल्तान की मवेशी मंडी के अंदर कीमतें क्या हैं,
कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर व्यापारी मौजूद हैं, जानवर किस तरह के हैं, नाम कौन कौन से रखे गए हैं और जो वहाँ पर शहरी मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं। सरदार अली हमारे नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ चलते हैं, वो बता रहे हैं। और बिल्कुल ईद कुर्बान की आमद है और हर शहरी की ये ख्वाहिश है कि वो ईद कुर्बान के मौके पर खूबसूरत और मुनफरिद जानवर जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करे। यही वजह है कि मुल्तान की मवेशी मंडियों में न सिर्फ नायाब बल्कि मुख्तलिफ नस्लों के जानवर भी मौजूद हैं और उनको ख़रीदने के लिए शहरी भी अब मंडियों का रुख कर रहे हैं। लेकिन जानवरों की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से शहरी हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ व्यापारी हजरात भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इन जानवरों की कीमतें जो हैं वो ईद कुर्बान के मौके के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। जानवर वही होते हैं लेकिन उनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर क्या वजह है कि कुर्बानी के जानवरों की कीमत लाखों रुपए में है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये दूसरे शहरों से लाते हैं। मैं रहीम यार खान से लाया हूँ 40 जानवर। आखिर ये वहाँ से जो लेकर आए उसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी है। उसके अलावा ये 2-2 साल 3-3 साल हम इन्हें अपने पास रखते हैं, इनकी खुराक का ख्याल रखते हैं। वहाँ पर इनको मुरब्बा जात दिए जाते हैं, मुख्तलिफ यानी कि फल दिए जाते हैं, मौसमी फल जो होते हैं। उसके अलावा इनकी वैक्सीनेशन की जाती है, इनके लिए जो है स्पेशल डॉक्टर रखे गए हैं, उनका भी खर्चा है। तो बाकी ये यहाँ पर ख़रीदार जो हैं उनसे बात करते हैं तो ख़रीदार वो कीमत ही नहीं देते। तो सबसे महंगा जानवर कितने का है? यहाँ पे 40 लाख का जी सबसे महंगा जो जानवर है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि जो इस वक्त कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, कुर्बानी का जानवर देखा है, ख़रीद लिया है या अभी नहीं ख़रीदा, भाव ताव हो रहा है? जानवर देखने आए, पसंद तो सारे ही आए हैं लेकिन उनके रेट इतने हैं कि कोई जानवर 25 लाख का, कोई 30 लाख का। समझ नहीं आती कि मैं जानवर लूँ या प्लाट ले लूँ कोई। दिल तो करता है कुर्बानी करने लेकिन महंगे इतने हैं कि समझ नहीं आती कि इस कुर्बानी करें या ना। व्यापारी से बात की, वो कहता है जी हम इसे इस तरह पालते हैं, ये खिलाते हैं। मैं यहाँ देखा वो सूखा घास, वही घास खा रहे हैं। किसी जानवर को देखा कोई दूध पी रहा हो या किसी को बादाम या कुछ काजू वगैरह खिलाए जा रहे हैं, सिंपल वो घास ही खा रहे हैं। लेकिन रेट उनके इस तरह है कि जैसे पता नहीं कितनी शाही खुराक खाते हैं। जानवर मौजूद हैं, ख़रीदार मौजूद हैं, भाव ताव हो रहा है, लेकिन जानवरों की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इक्का दुक्का ही ख़रीदार जो है वो यहाँ से जानवर ख़रीद कर जा रहा है। तवक्को यही की जा रही है कि ईद जैसे जैसे मज़ीद करीब आएगी, आखिरी दिन होगा तो जानवरों की जो कीमत है शहरियों के मुताबिक शायद कम हो जाएगी और वो अपना कुर्बानी का जानवर ख़रीद कर भी जाएंगे। जबकि शहरियों को कहना है कि बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा ज़िद की हुई है, तो हो सकता है कि महंगा जानवर ही खरीद कर मंडी से जाना पड़े। जी सरदार अली हमें बता रहे थे मुल्तान की सिचुएशन के बारे में, और यहाँ पर भी कहानी मुख्तलिफ नहीं है, पूरे पाकिस्तान जैसी है। यहाँ पर भी जानवर बहुत ज़्यादा महंगे और लोग बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। मेरी दुआ है ये कि या तो सबकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं ताकि लोग जो है ना आराम से, या फिर बिज़नेस जो है ना वो बहुत अच्छे हो जाए, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए, जिससे ये महंगाई जो है ना किसी की ज़िंदगी के अंदर फ़र्क ना डाले और लोग इस फरीज़े की अंजामदही जो है ना वो कर सके, या फिर कीमतें कम हो जाएँ। वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। लेट्स सी आगे आने वाले वक्त के अंदर क्या होता है। अच्छा जी, अगले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। आज दुनिया भर के अंदर जो है ना बाइसिकल डे मनाया जा रहा है। आपको पता है ये एक ऐसा दिन है जो ना सिर्फ साइकिलिंग जैसे माहौल दोस्त और सेहतमंद जरिए सफ़र की अहमियत को उजागर करता है। हम ऐसे भी बहुत सारे ममालिक की वीडियोस देखते रहते हैं या फिर इस तरह की पिक्चर्स और वीडियोस हमारे सामने उन हुक्मरानों की आती रहती हैं जो अपने घर से ऑफिस तक बाइसिकल के ऊपर जाते हैं, जैसे नीदरलैंड्स के बारे में, हॉलैंड के बारे में, जिसको हॉलैंड भी कहा जाता है। बहुत सारी इस तरह की मैंने वीडियोस देखी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स की, वहाँ के हुक्मरानों की, जो कि बाइसिकल को यूज़ करते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं इस चीज़ को कि बाइसिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ करने के लिए आज के दिन को मुख्तस भी किया गया है। अभी क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइसिकल, किस तरह से हमें हेल्प करती है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए, हमने सोचा कि इसके ऊपर बात करते हैं। और 2 मेहमानों को आज हमने दावत दी है इस पर बात करने के लिए। हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, नाम है आमिर शहजाद आवान, एक पुरजोश साइकिलिस्ट हैं और कई हज़ार किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर के करीब जो है अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं। अफगानिस्तान में ट्रैवल कर चुके हैं, पाकिस्तान की अगर बात करें गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, यहाँ पर ट्रैवल कर चुके हैं, ईरान में ट्रैवल कर चुके हैं। तो हमने सोचा कि उनको बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि साइकिल को बहुत ज़्यादा अपनाना चाहिए ताकि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर हों, आपकी हेल्थ भी बेहतर हो, और उसके साथ साथ जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला मामला है ना हमारी रोड्स के ऊपर और हमारे सिस्टम के ऊपर, थोड़ा सा प्रेशर जो है वो भी कम हो सके। और इसके साथ साथ मारूफ फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं, मारिया खान, इनको आप अक्सर देखते हैं हमारे शो के अंदर। आज भी हमने सोचा बुलाते हैं और इनसे भी ज़रा राय जानेंगे कि वो क्या राय रखती हैं। वैसे मैं इनसे पूछ रही थी कि आप खुद बाइसिकल चलाती हैं, तो वो कहती हैं कि मैं तो यहाँ पर आई उस चीज़ में। मैंने कहा नहीं, इतना झूठ नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच मारिया, हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर
for having me. Thank you so much. Thank you so much for coming to the show. आमिर से हम आगाज़ कर लेते हैं ज़रा अपने इस सेगमेंट का। आमिर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा अपनी स्टोरी के बारे में बताइएगा, आप कहाँ कहाँ गए हैं। मैंने कोशिश तो की है कि मैं बता सकूँ, कैसा अभी तक का आपका एक्सपीरियंस रहा है, कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया है। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है, सुपर से भी ऊपर। मैं नेशनल साइकिल टूर कर चुका हूँ, यानी कि कश्मीर, गिलगित, बल्तान समेत पूरा पाकिस्तान मैंने सफ़र किया है, और ईरान सफ़र किया है, अफगानिस्तान मैंने काफ़ी सफ़र किया, 39 दिन का वो मेरा टूर था। तो तकरीबन 30,000 किलोमीटर मैं 3 ममालिक में सफ़र कर चुका हूँ। ठीक है, 30,000 किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं। आपका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा है आमिर? आपने आगाज़ कब किया था और आपने तब्दीली क्या देखी अपनी ज़िंदगी के अंदर? बाइसिकल चलाने से पहले और बाइसिकल चलाने के बाद क्या तब्दीली थी? अच्छा, जो मैंने 2021 फरवरी 2021 में ये सफ़र का आगाज़ किया था। लाहौर से कराची मेरा पहला टूर था, और नेशनल साइकिल टूर मैंने इसका नाम रखा था। तो उससे बाद फिर मैंने तमाम सूबों का सफ़र किया, कश्मीर का किया, गिलगित बल्तिस्तान का किया। तो ये जो साइकिल है, मतलब मेरा साइकिल टूर करने का मकसद ये था कि मैं दुनिया को एक तो पैगाम दूं कि पाकिस्तान महफूज है, दूसरा जो साइकिल है ये माहौल दोस्त चीज़ है। तो मतलब टूर का मकसद आगाही देना था। तो साइकिल जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो पूरा जिस्म है वो वर्क कर रहा होता है, और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो दोस्त करीब करीब दफातर में जाते हैं वो साइकिल इस्तेमाल करें। एक तो ये माहौल दोस्त चीज़ है, सेहत अच्छी रहेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी, और ये माहौल दोस्त चीज़ है। हम गाड़ियों के धुएं से बच सकते हैं, फ़ज़ाई आलूदगी जो है उसमें कमी आ सकती है। ठीक है। अच्छा आमिर, एक और सवाल, देन मैं मारिया की तरफ आ जाऊंगी। आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस पर बात करते हैं कि साइकिल को इस्तेमाल करें ताकि एक माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट मैसर हो, और सिस्टम जो है या भी जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव जो बहुत ज़्यादा है वो कम हो जाए। अगर हम कराची की बात करें, वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का मसला है। इस सिलसिले में कोई आपने अभी तक कितना काम किया है, इसके बारे में भी ज़रा बताइएगा, और क्या कोई जुड़ा है आपके साथ इस काविश के अंदर आपकी? जी, जब मैंने ये सफ़र शुरू किया तो उससे बाद यानी हमारी अब एक यूँ समझ लें कि एसोसिएशन बन गई। अब तो हर इलाके में, हर ज़िला से कोई ना कोई साइकिलिस्ट है जो पाकिस्तान भर में सफ़र कर रहा है, और उसके अलावा बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो मुझे जानते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, और वो साइकिल परचेज़ करते हैं तब भी मुझे मैसेज करते हैं। तो वो खुद भी दफातर में साइकिल पे ही जाते हैं, या मतलब कहीं भी उन्होंने जो भी दफातर हैं, कोई शॉप्स हैं, वो साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि जो मैं मैसेज दे रहा था वो मतलब लोग उसको उस पर अमल भी कर रहे हैं, लोग उस पर अमल भी कर रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है। मारिया, आप आई हैं अभी अपने घर से यहाँ पे साइकिल करके, ठीक है। ये बताएं कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है? वही सवाल जो मैंने आमिर से किया था, साइकिल चलाना आप तो बचपन से चला रही है, साइकिल चलाने से पहले, साइकिल चलाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर क्या, एक तो मुझे बताएं फ़र्क क्या आता है, और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फिजिकल एक्टिविटीज़ को हम अगर कहें तो? एब्सोल्युटली। सो अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें, जिस तरह आज वर्ल्ड बाइसिकल डे है, तो ये जो हमारा पूरे दुनिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो 17 गोल्स हैं, उसमें तीसरा जो गोल है कि सबको सेहतमंद, चुस्त, तंदुरुस्त ज़िंदगी सबका हक है। ऐसा ही तो है। इसको इंश्योर करने के लिए इस दिन का इनेकाद किया जाता है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि देखें, नॉर्मली लोग ना कहते हैं कि टाइम नहीं है, हाँ जी, वर्कआउट का टाइम नहीं है। तो अगर हम अपना ट्रांसपोर्ट का तरीका ही 2 तरीके हैं, सिर्फ वॉक है और साइकिल है। तो वॉक अगर बहुत लंबी जगह है, 10 किलोमीटर का फासला है, तो आप उसको चल के नहीं तय कर सकते। मगर अगर बाइसिकल से आप करें तो आपको जो है हेल्थ के बेनिफिट्स भी होंगे, थोड़ी बहुत एक्टिविटी होगी, जो कोई ज़ीरो एक्टिविटी से बेहतर है कि आप ये एक एक्टिविटी को ऐड करें। दफ्तर जाते हुए, स्कूल जाते हुए हम इसका इंतखाब कर सकते हैं। बॉयज़ तो जो मर्द हजरात हैं ना, तो बड़ी आसानी से इसका इंतखाब कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है कि इस्लामाबाद जो है एक मॉडल सिटी है। इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं वो तो उसकी क्रिएशन ही इस तरह हुई थी कि इस्लामाबाद में हमें बाइसिकल लेन्स नज़र आती हैं कि वो बना ही इस तरीके से। तो पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये यूनाइटेड नेशन ने जब इसका इनेकाद किया 2015 में बाइसिकल डे का, तो उसकी वजह ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हेल्थ, फिज़िकल एक्टिविटी ईजी हो जाए। तो ये आपका सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट है।
क्लाइमेट चेंज को फ्यूल करता है कि कार्बन एमिशन नहीं है ना, ठीक है, आपका माहौल में अच्छा मारिया, मैं एक आम शहरी की हैसियत से बिल्कुल सही बात कर रही हैं, बहुत अच्छी है साइकिलिंग और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पर मौसम इतना शदीद होता है, जैसे अगर हम गर्मी की अब बात करें तो आपको लगता है इज़ इट डूएबल पाकिस्तान के अंदर? इस्लामाबाद के अंदर तो चले जो करीब अपने ऑफिस के करीब रहते हैं, स्कूल्स के करीब रहते हैं, वो चला लेंगे। ऐसी सिटीज़ भी हैं, मैं कराची में भी रही हुई हूँ, तो कराची की बात करें वहाँ पर गाड़ी के अंदर अगर 1.5 से 2 घंटा मुझे ऑफिस जाते हुए लग रहा है, एब्सोल्युटली, तो बाइसिकल के ऊपर कैसे जा सकती हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा हम शऊर को इस्तेमाल करेंगे कि बहुत से जगह पे आपने देखा होगा कि हम पास मरकज़ से भी चीज़ लाने के लिए ना गाड़ी निकाल रहे होंगे, एक घर में 4-4 गाड़ियाँ खड़ी होंगी और हम वॉक करने को प्रेफर नहीं करेंगे और बाइसिकल को प्रेफर नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ों में जो आपके करीब अच्छा आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, हो सकता है पहले आप 2 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद थक जाएं, मगर अगर आप महीना आप करेंगे तो आपको 5 किलोमीटर भी कुछ नहीं लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टेमिना बिल्ड होगा। कार्डियोवैस्कुलर, दिल की जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसके लिए बहुत अफादियत का हामिल है। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप साइकिलिंग ही शुरू कर दें। I mean, साइकिलिंग वो सिर्फ आपके अज़ा के लिए अच्छा है, आपके जिस्म की मूवमेंट करेगा। कोई किसी किस्म की एक्टिविटी ना करने से बहुत बेहतर है कि कुछ एक्टिविटी आपकी ज़िंदगी में हो जो साइकिलिंग लेके आएगी। अब साइकिलिंग को हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी अपने मसल को मजबूत करने की जो ट्रेनिंग होती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते। राइट, लेकिन अगेन वही वाली बात के कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। एब्सोल्युटली। अच्छा मारिया, वजन भी कम होता है साइकिलिंग करने से? वजन अगर आप पूरा दिन वो देखा होगा ना, हैमस्टर पूरा दिन वो जो एक वो चूहा होता है उसको भगाते रहते हैं उसका रेड लैप टाइप हमें नजर आ रहा होता है। एग्जैक्टली। जब तक अगेन आप अपने न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखेंगे, आप एक तरफ से आपका इनटेक ठीक नहीं है, दूसरी तरफ आप कोई भी फिजिकल कोई एक चीज़ से कुछ नहीं होएगा। ठीक है। तो ये जितने भी सोशल मीडिया पे या कोई भी आपको कहे कि कोई एक चीज़ कर लो, ये चीज़ खा लो, ये कहवा पी लो, ये एक्टिविटी कर लो, ये एक चीज़ करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक चीज़ से नहीं होगा, कम से कम 100 चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आपने वाकई में अपने आप को हेल्दी बनाना है। तो ये अगर हम टोटल जैसे गोल्स में देखें ना, सेहत याब होने के लिए भी, तो ये एक चीज़ है कि आपने छोटी मोटी एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में ऐड की। और एक एक्टिविटी क्या की कि थोड़ा सफ़र है 5 किलोमीटर का, 7 किलोमीटर का, आहिस्ता आहिस्ता 10 किलोमीटर का, आप बाइसिकल पे तय करके देखें। बहुत गर्मी है मत करें, मगर बड़ा खुशगवार मौसम होता है हमारे मुल्क में। एटलीस्ट इंटेंट तो रखे ना कि आप ये कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप नियत होगी तो हो ही जाता है। एब्सोल्युटली। टॉप अगर हम 3-4 फ़ायदों की बात करें बाइसिकल के, साइकिल चलाने के, वो क्या हो सकते हैं? तो पहले तो आपके जिस्मानी सेहत पे आएगा। दूसरा, हमारे मुल्क में शदीद ज़रूरत है इसकी। हमारा जो माहौल के अंदर जो आलूदगी हो गई है, जो पहले लाहौर से शुरू हुई थी, और वो जो स्मॉग का इशू था, और वो जो मेरा जो एक फ़ोन है ना, उस पे हर वक्त मुझे बताता रहता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, द एयर क्वालिटी इज़ रियली बैड आउटसाइड, इट्स नॉट हेल्दी। तो वो हर वक्त मुझे ये नोटिफिकेशन देता रहता है। और आहिस्ता आहिस्ता करके इस्लामाबाद, जिसमें हमने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि इस्लामाबाद में इतना दरख्त है, मगर इस्लामाबाद में भी हमें वो ये नोटिफिकेशन देता है। अब तो पूरा सीजन बन चुका है स्मॉग का, कार्बन एमिशन की वजह से। और अगर आप किसी भी बाज़ार में जाएं, मरकज़ में जाएं, दूर जाके जूम होके खड़े होके देखें ना, आपको ऐसे लगेगा चूंटियों की तरह ना गाड़ियाँ एक दूसरे के अंदर फंसी हुई आपको हर जगह नजर आएंगी, वो मूव ही नहीं कर रही होती। तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हमारे मुल्क में भी आ गई हैं। अगर मैं खुसूसी तौर पे पाकिस्तान की बात करूँ तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात का इंतखाब करें कि मैं कार्बन लेस चलूं, राइट, तो उसकी एक तो उसकी सेहत पे तो अफादियत होगी, एक तो हवा जो हमारे अंदर, उसके अंदर जो इतना कार्बन एमिशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज को भी फ्यूल करेगा ये। ठीक है। अचानक से हमारे मुल्क में भी आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हम सब शिकार हो रहे हैं, और हमारा मुल्क भी ये जो तूफानी बारिशों से लेके सैलाब से लेके सारी चीज़ें, अच्छा, मैं तो इसको ना ये जो का रद्द अमल है, स्मॉग की हम बात कर रहे हैं, मैं तो इसको स्लो पॉइजन कहती हूँ कि हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि हमारे ऊपर असरात क्या हो रहे हैं, हम जो इनहेल कर रहे हैं। एक तो खाने पीने की वैसे ही माशाल्लाह जितनी मिलावट चल रही होती है हर चीज़ के अंदर, कभी पानी की खबरें आ रही है, और हम लोग आपको पता है कवर भी इस तरह से कर रहे होते हैं, तो हमें ज़्यादा महसूस भी हो रहा होता है। अच्छा, पहली चीज़ तो होगी कि माहौल दोस्ती के लिए बहुत अच्छा है, आपके माहौल के लिए अच्छा है। दूसरा, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा सवाल मेरा ये होगा कि अगर आप जिम के अंदर जाकर साइकिलिंग कर रहे हैं एंड देन आप बाहर जाकर सड़क पर साइकिलिंग कर रहे हैं और प्रॉपर साइकिलिंग जो होती है वो कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क होगा?
दोनों में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जिम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग ही जिम में जाकर ना, अगर आप सिर्फ ट्रेडमिल कर रहे हैं और साइकिल चला रहे हैं तो प्लीज़ अपने पैसे ज़ाया मत करें। आपने अपने सारे पैसे ज़ाया कर दें कि जाके आप वहाँ पे वो करें, वहाँ जाके ट्रेनिंग करें। और ट्रेनिंग का मतलब है मसल ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उस कार्डियो की आप इतनी ज़्यादा एडवोकेसी नहीं करती? वो आप अगर खुले माहौल में करें, ऑक्सीजन के कंजम्पशन में करें, किसी दरख्तों वाले पार्क में करें, दरख्तों से भरे, तो आपकी जिस्म के लिए ज़्यादा फायदियत होगी। सीन्स चेंज हो रहे होंगे तो आपके लिए ज़्यादा होगा। ठीक है, आप कर सकते हैं, बट ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि आप बाहर उसे करें, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी मोर एंगेजिंग। वरना आप किसी एक स्टेशनरी बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं और उधर ही आप बैठे हुए और दिमाग में कोई स्टोरी है उसको अच्छा, जब भी मैंने जिम के अंदर जाकर साइकिलिंग करने की कोशिश किया ना, मुझे तो कभी ना, मुझे आपको खुद भी फील हो रहा होता है कि कुछ कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है शायद, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको नहीं मिल रही होती है उसके अंदर। अच्छा, इन द एंड ख़वातीन के अंदर रुझान बहुत कम होता है साइकिलिंग करने का। कुछ को मैं जानती हूँ जो करती हैं, लेकिन अगर हम इन जनरल देखें तो बहुत कम हमें नज़र आती हैं। उनको आप मशवरा क्या देंगी एंड देन उनको क्या बताएंगी कि ख़वातीन के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मैन? अच्छा, ख़वातीन तो जिम में ही करें ना। हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूं तो मुझे जितनी पसंद है उतनी ज़्यादा मुझे खौफ भी होता है और डर भी होता है। मैं कहाँ से बाइक निकाल कर साइकिल चला सकती हूँ? तो सेफ्टी कंसर्न है। मर्द हजरात के पास तो कोई आपके पास वो नहीं है ना, जवाज़ नहीं है कि आप कहें कि ऐसा नहीं है। तो फीमेल के ऊपर, फीमेल जाके जिम में करें साइकिल अगर चलाना है तो। मगर मर्द हजरात को जो सारे हैं उनको ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वो बाइक का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तो आपकी सेहत अच्छी हो रही है, हमारा कार्बन का जो एमिशन है वो कम हो जाएगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और दूसरा एक और है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट है। ये सस्टेनेबल इसलिए क्योंकि ना तो इसमें आपने पेट्रोल डालना है, ना इससे कार्बन एमिशन होना है, और एक लंबे अरसे तक एक साइकिल आपकी 5, 7, 8, 10 साल तक लगातार चलती रहती है। तो साइकिल चलाते रहें, सेहतमंद होते रहें, माहौल को सरसब्ज रखें। और एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का भी अगर हम अपने मुल्क का इशू देखें तो ये सारी चीज़ें, अगर एक और जो स्टडी अगर मैं बताऊं, हमारे मुल्क में जो मुल्क को 17 बिलियन US$ का हर साल कॉस्ट देता है हमारी बीमारी की वजह से। तो अगर मैं सोचूं कि मैं बीमार हूं तो इससे क्या नुकसान पड़ रहा है, कलेक्टिवली हमारी पूरी आवाम की बीमारी की वजह से मुल्क 17 बिलियन US$ का खमियाजा भुगतता है मेरी इनफिशियंसी की अभी वजह से। 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले हमने एक टॉपिक किया है कि ये जो मोटापा है वो किस तरह से हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है मुख्तलिफ पहलुओं की वजह से। राइट, ज़बरदस्त हो गया, बहुत अच्छी नसीहतें आपने की हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमने नसीहतों से कभी नहीं समझना और तारीख गवाह है कि हम कभी नसीहतों से नहीं समझे हैं। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इसके बारे में बात करते रहें, तजदीद करते रहें। थैंक यू सो मच मारिया खान हमारे साथ मौजूद थी और आमिर शहजाद आवान हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि साइकिलिंग आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये सस्टेनेबल जो इन्वायरमेंट है, स्मॉग हो गया, ये क्लाइमेट चेंज के असरात हो गए, उससे आपको बहुत ज़्यादा इसके इस्तेमाल से फ़ायदा हो सकता है, देन आपकी अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो अच्छा है, इसको करा करें, इस्तेमाल करा करें, ये ज़रूरी है। थोड़ी सी ज़रा ट्रांसपोर्ट जो है ना कम भी करें और फ्री भी है। मारिया से बात कर रही हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। सुबह से आगे में खुश आमदीद आपको कहेंगे एक मरतबा फिर से। एक बहुत अच्छी खबर आपके साथ शेयर करते हैं और वो ये है कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने 11 माह में 83 अरब रुपए की रिकॉर्ड आमदनी हासिल कर ली है। जी हाँ, रवा माली साल की बात करें तो गुज़श्ता साल के 88 अरब से ज़ायद आमदन के इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तर्जुमान पाक रेलवेज़ जो हैं वो ये बता रहे हैं कि 11 माह के दौरान मुसाफिर ट्रेनों से 42 अरब, मालगाड़ियों से 29 अरब और दीगर ज़राए से तकरीबन 12 अरब रुपए की आमदन जो है ना वो हासिल हुई है। आपको पता है कि पाकिस्तान रेलवे जो है ना उसके बारे में इसको हमेशा वाइट एलिफेंट कहा जाता था कि एक इस तरह का एसेट है पाकिस्तान का जिसके ऊपर सिर्फ पैसे लगते रहते हैं, फ़ायदा नहीं होता। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी खबर है। जी, कराची डिवीज़न जो है उसने मुसाफिर ट्रेनों से 13 अरब जबकि माल गाड़ियों से 25 अरब रुपए कमाए हैं। लाहौर डिवीज़न की बात करें तो वहाँ से मुसाफिर ट्रेनों से 10 अरब और माल गाड़ियों से तकरीबन 1.25 अरब का रेवेन्यू हासिल हुआ। इसी तरह रावलपिंडी मुल्तान डिवीज़न से भी बड़ी अच्छी मिकदार में हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू जो है ना वो हासिल हुआ है। अब इसकी वजूहात क्या हैं, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह
से पाकिस्तान रेलवेज़ की ये आमदनी हुई है, ऐसे कौन कौन से इकदाम पाइपलाइन के अंदर मौजूद हैं, प्लानिंग के अंदर मौजूद हैं, जिससे मज़ीद बेहतरी लाई जा सके इस आमदन के अंदर। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान रेलवेज़ प्रेम यूनियन के सदर शेख मोहम्मद अनवर साहब, पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज़ यूनियन, और ये बात करते हैं लेबर इशूज़ के बारे में, वॉइस के बारे में। उनसे जानते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इसके पीछे फैक्टर्स कौन कौन से हैं। बहुत शुक्रिया अनवर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सबसे पहले तो ज़रा इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि आप वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने एडअप किया है इस आमदन के अंदर और पाकिस्तान रेलवे की आमदन हुई है। देखें जी, जब इंसान ये सोचता है कि हमने इस इदारे को चलाना है तो फिर ऐसे फैसले होते हैं जिससे इदारा फिर चल पड़ता है। ये देखें, ये आमिर अली बलोच जब से रेलवे में आए हैं, इन्होंने शब रोज़ मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मज़दूरों का साथ लेकर चलें, यूनियंस को साथ लेकर चलें, उसका ये नतीजा है कि आज आप देखें, पिछले साल अगर हमने 88 अरब कमाया तो अभी 2 माह पड़े हैं, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम 88 अरब को इस साल में क्रॉस करेंगे। लेकिन इसके साथ ये भी देखें कि ये मज़दूर जो दिन रात मेहनत कर रहा है 2019 से आज तक अपनी TADA की सहूलत से महरूम है। इसके बावजूद वो पूरी दिलजमी के साथ काम कर रहे हैं, गुड्स ट्रेनों पर कर रहे हैं, पैसेंजर ट्रेनों पर कर रहे हैं, और बिजनेस भी रेलवे के पास आया, ट्रेनें भी बेहतर हुई हैं। और उससे खुशाइन बात यह है कि हमने मिनिस्टर साहब से एक मुतालबा किया कि खुशहाल खान खटक जो ML2 की वाहिद ट्रेन थी जो 2020 से बंद थी, तो वो हनीफ अब्बासी साहब ने हमारे कहने पर चलाई है। 1700 किलोमीटर का टुकड़ा 5 साल बंद रहा है। तो जब आदमी ये सोचता है कि मैंने इस इदारे को चलाना है और CBO को साथ लेकर चलना है, तो फिर हालात तो बेहतर होंगे। बिल्कुल ऐसे ही अनवर साहब, नीयत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सारे इश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, ये जो आप मेंशन कर रहे हैं जिनको, उनके ऊपर हम आते हैं। पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप क्या सिर्फ एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना या ऐसी पॉलिसीज़ बनी हैं जिसकी वजह से फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान रेलवेज़ को या इतनी आमदन हुई है, या फिर इसके पीछे और भी दीगर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम बेहतरी देख रहे हैं इस आमदन में? देखें, इसमें बुनियादी वजह है कि जब ये इंसान सोच लेना कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, अभी बड़ी गुंजाइश मौजूद है। मैं आमिर अली बलोच साहब से कहूँगा कि अभी बड़ी गुंजाइश मौजूद है, ये और बेहतर हालात रेलवे के अंदर आ सकते हैं। आप देखिए, हमारा एक इदारा है रिडामको, हमारे पास 1.5 लाख एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है रेलवे की। वो असल तो कमाई का ज़रिया वो है, जितना हमने पैसेंजर या गुड से कमाया है, जब तक हम इतना उस डैम को, हमारा दारा जो है, जो वहाँ से नहीं कमाएंगे तो बेहतरी नहीं आएगी। वहाँ से कमाना चाहिए हमें। चाइना मॉडल, जापान मॉडल और जो है ना हांगकांग मॉडल पर आना चाहिए। 1.5 लाख एकड़ हमारा रकबा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमें मल्टीनेशनल जो है प्लाजे बनाने चाहिए जहाँ से हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ अगर हम ये समझें कि माल गाड़ियों से कमाना है या पैसेंजर ट्रेनों से कमाना है, अनवर साहब, तो क्या हालात इतने अच्छे नहीं होंगे। इसके ऊपर काम हो रहा है या आपकी यूनियन जो है वो कंसर्न हल्कों देखिए, पूरा रेडम को एक अदारा है, उसके जो वहाँ पर MD है जी, हाँ जी, वहाँ पे एक MD मौजूद है। मतलब उनको चाहिए कि वो, बात ये है कि ये यूनियन को साथ लेकर चले। यूनियन, हम पढ़े लिखे लोग हैं, कोई नालायक लोग नहीं है, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में से हम फारिग होकर आए हैं, तो हमारे साथ बैठे मुशावरत करें। जब ये मुशावरत करेंगे तो हालात इससे और बेहतर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं फिर कहूँगा अपने मिनिस्टर साहब को कि उनका फोकस होना चाहिए रिडाम को, उनका फोकस होना चाहिए प्राक्स, उनका फोकस होना चाहिए दीगर जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी हमने बनाई हुई है, वो भी कमाई करें ना। आखिर ये पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन पर कब तक हम इंसार करेंगे? ये जो हमारे दूसरे तीसरे दायरे हैं, ठीक है, आपने जो अपील की है, ये आई होप कि जो कंसर्न हल्के हैं वहाँ तक ये पहुँच जाए और ज़्यादा बेहतरी हो सके इस आमदन के अंदर, एंड देन हम अगेन बैठ के इसके ऊपर मजीद बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। शेख मोहम्मद अनवर साहब, पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन सदर, हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने एक तो बात भी किया है कि किस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने हेल्प किया है इस आमदन के अंदर, और मजीद क्या बेहतरी हो सकती है इस बारे में रिकमेंडेशंस जो हैं वो भी उनकी जानिब से आई हैं। सबसे आगे भी यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। This segment is brought to you by Jazz and Allied Bank Limited.
मनी मैटर्स, इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसीलिए हम हर रोज़ इसके ऊपर बात करते हैं और बजट आने वाला तो डेफिनेटली इसके ऊपर बात तो होनी ही है। बजट की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। वज़ीर आज़म ने ये कहा है और बार बार इसके ऊपर जोर भी दिया है कि हम तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी हिदायत भी जारी कर दी गई है और ख़बर ये आई थी कि IMF ने इजाज़त दी है कि भाई ठीक है, आप थोड़ा बहुत रिलीफ जो है वो दे दें, लेकिन नॉन फाइलर जो होंगे उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। देखना यह है कि नॉन फाइलर्स को किस तरह से घेरे के अंदर लाया जाता है। दूसरा ये, एक तरफ जहाँ पे सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स कम करने की बात की गई है, जो कि मुझे लगता है कुछ हद तक बहुत ज़्यादा इतनी मुझे उम्मीदें नहीं है कि 1 या 2% कम किया जाएगा। अगर आप बैंक से पैसे निकलवाने के लिए जाएंगे तो उसके ऊपर टैक्स जो है ना वो ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तो वो मुझे समझ नहीं आई, वो मुझे हंसी आ रही थी इसको पढ़ने के बाद ना कि ये किस तरह से जो है ना कंपनसेट करने की कोशिश की गई है। हमारे साथ फरहान बुखारी साहब मौजूद है, हमारे मईशत है, उनकी तरफ उनसे जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस फैसले को। थैंक यू सो मच फरहान साहब, कैसे आप? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सैलरी क्लास पर एक तरफ टैक्स कम है और दूसरी तरफ बैंक से पैसे निकलवाएंगे तो उस पर टैक्स बढ़ जाएगा, तो ये उधर से हटा के इधर कर दिया जाएगा, ये क्या किया गया है? मेरे जहन में जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या ये बजट अगले मंगल को जो आएगा, आज से 1 हफ्ते बाद, क्या ये रवायती होगा या गैर रवायती होगा? दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क ये है कि रवायती का तो ये है कि जी कुछ चीज़ इधर से निकाली उधर डाल दी, उधर से निकाली इधर डाल दी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से कुछ पैसे ज़्यादा आ गए, लेकिन मुल्क में मजमूई तौर पर जो टैक्स की मुश्किल से आज़ाद हैं, जिनमें आप और मैं नहीं आते हैं, तो वो अपना काम जारी रखेंगे। वो रवायती काम है, वो हमने कई दफ़ा पहले देखा है। पाकिस्तान में, जैसे इस प्रोग्राम में मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में कोई मिसाल मुझे तो बड़े अरसे किसी याद नहीं है कि किसी बहुत बड़े टैक्स चोर को पकड़ा गया हो, उसको मुकदमा चलाया जाए, उसको जेल भेजा जाए, ऐसा काम नहीं होता। फिर ऐसे सेगमेंट्स हैं, मसलन इस साल अभी फिगर्स आएंगे, ये जो रवा माली साल जो इस महीने के आखिर में ख़त्म होगा, लेकिन ट्रेडर्स पे जो टैक्स लगाने की कोशिश थी वो अभी तक उसकी नाकामी की खबरें आ रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। अच्छा, एक तरफ तो ये आपको हकीकत मिलती है, दूसरी तरफ औरंगज़ेब साहब ख़ुद कह चुके हैं, वज़ीर ख़जाना, कि इस दफ़ा लोगों को ज़्यादा कुर्बानी मसलन इस तरह देनी पड़ेगी कि जो लोग पहले नहीं टैक्स नेट में हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। और टैक्स पॉलिसी का जो मामला है वो FBR से निकाल के उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में ठीक है बिल्कुल अपनी मातहत उस महकमे को कर लिया ताकि पॉलिसीज वहीं पे बने। FBR का काम फोकस्ड हो गए हैं वो, मतलब जिसका काम है जिस इदारे का, वहाँ से निकाल के वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर वो ले आए कि इसके ऊपर किया जाएगा। अच्छा फरहान साहब, ये जो बात की जा रही है कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स को कम किया जाएगा, एक तो जो इंट्रो में मैं बात कर रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, आपको उम्मीदें हैं इससे? और दूसरा ये कि गवर्नमेंट को कौन कौन से शोबे ऐसे हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि वहाँ पर चीज़ें बेहतर हो और वहाँ का बजट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए? देखिए, इस वक्त तो 3-4 चैलेंजेस हैं और वो काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं। फार्म टैक्स की बात बड़े अरसे से हुई है और इस साल सूबों ने लेजिस्लेशन भी की है, क़वानीन भी बनाए हैं, लेकिन जो परेशानी की बात है वो ये है कि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और बताते हैं। अभी तक कलेक्शन मेकनिज़म एक सूबों में उस तरह नहीं बना जो इतलात आ रही हैं जैसा बनना चाहिए। फिर ट्रेडर्स के ऊपर, और इस दफ़ा फिर ट्रेडर्स के ऊपर यह है कि अगर कोई टैक्सेस लगे जिनकी इतलात हैं तो फिर वहाँ से फिर पुशबैक आएगा, हो सकता है वो हड़ताल की थ्रेट करें, धमकी दें, जैसे कि पहले हो चुका है। लेकिन हुकूमत को अपने पाँव मजबूत करके एक जगह पे खड़े होकर ये सब के सब जो चीज़ें हैं इन्हें काबू करने की ज़रूरत है। फिर स्मगलिंग का भी एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक मसला सदरात से चला आ रहा है, वो भी आपको काबू करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर लोग कोई चीज़ दरामद करते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी दें। लोग ये तो शिकायत करते हैं कस्टम ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कम तभी होंगी जबकि कलेक्शन का जाल वसी होगा। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं। फिर बिज़नेस, एक तरफ तो एग्रीकल्चर का मसला है, लेकिन बिज़नेस सेगमेंट्स में भी काफ़ी मतलब इवेशन, टैक्स इवेशन के शवाहिद आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे शोबे मिला के इन पे हमारे पास ऐसी लेजिस्लेशन डेफिनेटली मौजूद होंगी। आप कंफर्म भी इस बारे में कीजिएगा कि टैक्स इवेजन के ऊपर क्या क्या सज़ाएं हो सकती हैं और क्या अभी तक इस तरह की किसी को कोई सज़ा हुई है कि किसी को इबरत का निशान बनाया गया हो, सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी करते हुए ना उसको सोचे कि मैंने ये वाला काम नहीं करना। पहले तो ये लेजिस्लेशन के बारे में बताइएगा। देखिए, क़वानीन मौजूद हैं और क़वानीन का इतलाक़, लेकिन वो बड़ा गैप है।
सजाएं ऐसी हैं उन कवानीन के मुताबिक? सजाएं तो टैक्स इवेजन की अगर उसे मंतकी अंजाम तक ले जाया जाए तो फिर सजाएं अपनी जगह पे मौजूद हैं। ठीक है, पेनल्टीज़ हैं और काफ़ी भारी पेनल्टीज़ हैं, लेकिन ये जो आप कहती हैं कि मिसाल बनाया जाए, मिसाल आज तक बनी नहीं। और वो सवाल तो वही है ना कि पाकिस्तान के क्या 24-25 करोड़ अवाम इनडायरेक्ट टैक्सेशन की हिट में रोज़ या वक्त गुजरने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर होंगे, या एक दफ़ा कोई हुकूमत और ममलिकत मजबूती से टैक्स इवेजन को कम करेगी, क्योंकि यही वो तरीका है जिसके नतीजे में आप फिर पूरे माशरे और पूरे मुल्क पे जो बोझ है उसे कम कर सकते हैं। अभी जितना ऑब्जर्व कर रहे हैं आप इन पॉलिसीज़ को, या ये गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रहे हैं, इंटेंट नज़र आ रहा है आपको? और इंटेंट के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए इक़दामात नज़र आ रहे हैं कि टैक्स नेट में लाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को? देखिए, इंटेंट तो यही है ना कि हम जो तकरीरें सुनते हैं या जो पब्लिक कमेंट्स हैं, जहाँ तक फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब का ताल्लुक़ है, वो चूँकि एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आए हैं, तो उनके बारे में लोग ये कहते हैं कि उनकी नीयत ज़्यादा है इसमें कि किसी ना किसी तरह किया, इसीलिए वो अपनी मिनिस्ट्री के नीचे भी ले आए हैं ये टैक्स कलेक्शन का मामला यूनिट को ले आए। लेकिन ये कि फिर बाकी जो हुकूमत के हिस्से हैं वहाँ पे बदकिस्मती से सियासत फिर बीच में आ जाती है। मैंने शायद एक दफ़ा और पहले भी मिसाल आपसे शेयर की थी कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को, जो कि बहरहाल एक बड़ा इनएफिशिएंट इदारा है जी, उसे प्राइवेटाइज करने की जब बात हुई कई साल पहले साबका हुकूमत में, तो यहाँ पे इस्लामाबाद में 300 लोग थे जी जिन्होंने आके मुजाहरा किया, और हुकूमत उन 300 लोगों के नतीजे बैकआउट भी कर गई और वो नहीं हुआ। तो इस किस्म की जब आप मिसालें कायम करते हैं, फिर इस हुकूमत में PIA का जो मामला हुआ है, PIA तो ऐसा इदारा है कि उसे बहुत अरसा पहले प्राइवेटाइज कर देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, बदकिस्मती है हमारी। अब ये जब तक कि आप ये बोझ, ये सफ़ेद हाथी हुकूमत पे, मुमलिकत पर ये सवार रखेंगे, तो तब तक आपके ऊपर टैक्सों का या टैक्स कलेक्शन का या रेवेन्यू का बोझ बड़ा भारी भरकम रहेगा। इस शोबे के अंदर भी रियासत की रिट कायम होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट जो है ना उसको बताना चाहिए कि हु इज़ इन पावर। बाकी जगहों पर हमें वो नज़र आ रही होती है, बताती हूँ, इसमें भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगेन बात यह है कि जब आपके इंटरेस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ मुख्तलिफ हो जाती हैं, तो फिर फोकस ये नहीं रहता है। बहुत शुक्रिया आपका, फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।